कैसे हो अभिषेक भाई? एकदम बढ़िया। आपसे मिल लिया और बढ़िया हो गई। बताओ स्टॉक मार्केट में क्या नया ताज़ा क्या चल रहा है आजकल? बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इससे पहले सेंट्रल इलेक्शन उसके पहले जा चुके हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये चीज़ समझा दूं कि भाई एक्टिव इनकम के पीछे लोग नहीं भाग रहे। बिल्कुल। जो नौकरी करने वाले हैं ना वो पैसिव इनकम के चक्कर में शेयर उसका मार्केट रीजन में है, जा रहे हैं। नौकरी करने वाला स्टॉक मार्केट में इसलिए नहीं आ रहा कि उसको स्टॉक मार्केट पसंद है। नौकरी करने वाला स्टॉक मार्केट में इसलिए आ रहा है बिकॉज उसको उसका बॉस नहीं पसंद है। यस। तो जो बोल रहे पूरी इनकम एसआईपी पे डालो, अरे पूरी इनकम एसआईपी पे डाल दोगे तो जीवन क्या जियोगे? बुढ़ापे में 70 साल में तो मर्सिडीज ऑडी चला के कर क्या लोगे? सिंपल सी बात ये है। पॉइंट है। ये पॉइंट है। सबसे बड़ा आज के टाइम पे स्कैम ये सोशल मीडिया पे बना हुआ है। क्या सब लोग ये कहानी बताते हैं ना, बहुत पैसा बनता है। अब सच्चाई भी तो बताना जरूरी है। आरकॉम में पैसा डाला होता, रिलायंस पावर पे पैसा डाला होता, तो आज अगर आपने 20 साल पहले उस पर 10 लाख रुपए डाले होते तो आज आपके अकाउंट में 100 रुपए होते। ये तो कोई बता ही नहीं रहा। ये कोई बता ही नहीं रहा कि 5000 शेयर में से हर साल कितने सारे शेयर डीलिस्ट हो जाते। कोई ये बता ही नहीं रहा कि निफ्टी 500 जिसको आरबीआई कह चुकी है हमारे इधर लीगल नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग, हमारे देश में हाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। ये तो लोग कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि तो एक जगह है इसको कहते हैं बोहेमियन ग्रुप। अब बोहेमियन ग्रुप का एक्चुअल वीडियो विदाउट कमेंट्री ढूंढने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगी। हाँ पर वीडियो में देखा जा रहा था एक बहुत बड़ी मूर्ति है उल्लू, और उसके सामने कुछ लोग रोब पहने, रोब पता है ना, रोब पहने हुए हैं। सारे लोग ये जो बड़े लोग हैं ये सब बैठे ऑडियंस टाइप पे बैठे हुए हैं, आग वाग जल रही है, तो अलग से मंत्र टाइप के उच्चारण हो। एक चीज जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि अगर मुझे अवसर मिला है किसी चीज का अवेयरनेस बनाने के लिए, थोड़ी दुविधा में बट बोल देता हूँ। कैसे हो अभिषेक भाई? एकदम बढ़िया। आपसे मिल लिया और बढ़िया हो गए। बस मजे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ स्टॉक मार्केट में क्या नया ताज़ा क्या चल रहा है आजकल? स्टॉक मार्केट जो है अभी जब अपन ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उस समय में बहुत सारी चीजें हो गई हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इससे पहले सेंट्रल इलेक्शन उसके पहले जा चुके हैं। सारी चीजें हो गई हैं, उथल पुथल सारी चीजें हो गई हैं। अभी क्या हो रहा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आए दिन आजकल जो निफ्टी है, निफ्टी जो हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, बेंचमार्क इंडेक्स जो होता है, तो निफ्टी एक एक कैंडल पे 200 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, एक एक 15-15 मिनट के कैंडल पे हो रही है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये चीज समझा दूं कि भाई पहले ये वाली चीजें सालों में 1-2 बार होती थी, अब ये रोज का हो गया है। सीन क्या हो रहा है कि हमारे बाजार को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है जितने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आए दिन आ रहे हैं। बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन रोज आप खुद बताओ प्रोटेक्शन कैसे होगा? आपका स्टॉप लॉस अगर लगा होगा 100 पॉइंट नीचे, वो तो हर 5 मिनट में ट्रिगर हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। आप मार्जिन बढ़ा रहे हो तो नॉर्मल इंसान जो ऑप्शन सेलिंग जो ज्यादा बेटर रहता है उसमें आ नहीं सकता। आप इधर ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ा रहे हो तो इसमें से आम इंसान का भला कैसे होगा? पैसे ज्यादा जिसके पास है वही ज्यादा दे पाएगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो क्या ही देगा। तो एक तरीके से तो ये जितने रूल्स रेगुलेशंस जो बन रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कहीं ना कहीं, ये मेरा मानना है कि वो इतने फेवरेबल नहीं है। अब और एक चीज एक जगह पर बोला जा रहा है कि ये ट्रेडिंग करने से लोगों का नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात है। और ये कहा जाता है कि शेयर बाजार में जितने लोग भी अभी ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें से 97-98% लोगों का नुकसान है। पहला ही एक डिस्क्लेमर आता है। आप अपना ऐप खोलोगे तो सामने दिखेगा 98% नुकसान करते हैं। हाँ, सेबी का आपने एक बार बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 98% लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं तो आप उनसे ज्यादा ब्रोकरेज लेके, आप उनसे ज्यादा चार्जेस लेके, ज्यादा टैक्स लेके आप कैसे उनको बचा रहे हो? डबल मार रहे हो। बिल्कुल। तो एक चीज तो ये हो रही है ऑन द परेशानी वाला पार्ट। ऑन द अदर पार्ट क्या हो रहा है कि अभी 2020 से 2024 में जिसने भी शेयर मार्केट में पैसा लगा के पैसा बनाया है, वो अगर समझ रहा है कि मैं सबसे बड़ा शेयर मार्केट का प्लेयर हूं, मैं कहूंगा कि भाई बेवकूफ हो तुम। यू शुड नेवर कंफ्यूज लक विथ स्किल। आपका बेसिकली ये लक था, बिगिनर्स लक था, प्लस मार्केट ऐसा मोमेंटम में था कि 2020 में आपने 5000 शेयर में से किसी भी 4000 में डाल दिए होते तो आपका पैसा बनना ही था। अगर आपने 2 साल पहले किसी भी डिफेंस स्टॉक में पैसा लगाए होते तो आपका पैसा बनना ही था। पॉइंट ये है कि असली पैसा अब आने वाले 2 साल में जो बना पाएगा, 2 से 3 साल में, उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई सिकंदर। बिल्कुल, जो अगले वाले 2-3 साल में बना सकता है। इसके पहले तो बहुत ज्यादा लक का एलिमेंट था। अब उसका रीजन भी था, क्या हो रहा था आप खुद देखो कि 2020 में 7 करोड़ डीमैट थे, अभी जब अपन बात करें 17 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, तो डीमैट बढ़ गए 4 साल के अंदर।
जो म्यूचुअल फंड का मंथली इनफ्लो आता था वो करीब करीब 2020 के पहले की अगर मैं बात करूं, जो महीने दर महीने की बात करते थे, वो करीब करीब 4 से 5 हजार करोड़ था। ओके। अभी वो 25 हजार करोड़ होता है। 14 से 25 हजार करोड़ के बीच में फ्लक्चुएट, 20-25 हजार करोड़ तो रहता ही है, ठीक है। तो फ्लो बढ़ा। अब आप ये सोचो कि अचानक से 4 साल में क्या लोग इतने समझदार हो गए कि स्टॉक मार्केट में सारे समझदार लोगों ने पैसा लगाया? नहीं। सीन क्या हो गया है कि एक तो सोशल मीडिया के कारण और इंटरनेट के कारण लोगों को पता लगा भाई एसआईपी करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए। इस चक्कर में लोगों ने अपनी महीने महीने की एसआईपी चालू कर दी है कि भाई अपने आप वो कटता है। आप, मैं गारंटी बता रहा हूँ, आज जितने लोग नौकरी में काम कर रहे हैं जिनके एसआईपी चल रही है, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 2 लाख भी चल रहा होगा, हाँ आराम से। आप उससे जाके पूछोगे तुम्हारा एसआईपी जो जा रहा है वो किन स्टॉक में लग रहा है, कौन उस कंपनी का मैनेजर है, अकाउंट मैनेजमेंट कौन देख रहा है, कितना तुम्हारा एक्सपेंस रेशियो, उनको नहीं पता। उनको बस ये पता है एसआईपी चल रहा है, उनके एजेंट ने बता दिया, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता है। तो ये, इसको हम कहते हैं अनइंटेंडेड फ्लोस। इंटेंशन मतलब अपना इंटेंशन था, अनइंटेंशन मतलब मेरा इंटेंशन कुछ है नहीं, वो चल रहा है, कट रहा है, जा रहा है। तो ये अनइंटेंडेड फ्लोस के चक्कर में क्या हुआ, बाजार हमेशा अपना ऊपर बना रहा। लेकिन अब 3 चीजें बदल गई हैं शेयर बाजार में। शेयर बाजार मेरे हिसाब से आने वाले 2 साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा झटका देगा सबको। ऐसे झटका देगा कि लोगों के पैंटे उतर जाएंगे। डरा रहे हो भाई? मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अब मेरे को पता है आपने फोन पे बोला और आपने अभी अभी शुरुआत और जोर शोर से करी है, बट मैं बता रहा हूँ उसका रीजन समझते हैं और मैं सोल्यूशन भी बता दूंगा। अपन हर बार, पिछले बार भी अपन ने बताया था अपन 10 लाख से 100 करोड़ वाली बात जो बताई थी, 25 लाख से 100 करोड़, तो इस बार भी। अब एक बिजनेसमैन के हिसाब से, अपन तो हमेशा सिंपल बात करते हैं, बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो। मैं अगर एक व्यापारी हूँ, मैं किसी बिजनेस में तभी पैसा लगाऊंगा जहां पर मैं 100 रुपए लगाऊं तो मेरे 130 बने, करेक्ट? मिनिमम है ना। अब अगर मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं 100 रुपए उधार भी ले रहा हूं और मुझे पता है कि मेरे 105 से ज्यादा नहीं बनने, तो मैं लूंगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, कि भाई वो 5 भी गारंटी नहीं है और नहीं बने तो मैं नुकसान में हूं। तो वो तो सेम चीज हो गई है। जो विदेशी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भारत पे नजर रखी और उन्होंने देखा कि भाई आज से 4-5 साल पहले भारत बहुत अच्छे जोन पे था, वैल्यूएशन अच्छी थी, मतलब 100 रुपए की चीज 100 रुपए पे ही मिल रही थी, ज्यादा से ज्यादा 90 पे भी मिल रही थी, डिस्काउंट चल रहा था, अमेजॉन बिग बिलियन सेल था उस समय। तो बोले बढ़िया उनके लिए। वो 100 की 110 भी होती तो चलेगा। अभी वो 100 रुपए की चीज 400 रुपए में मिल रही है, 500 रुपए में मिल रही है। मतलब वही फर्क आप समझ लो कि अपन सड़क रास्ते पे जाते हैं तो अपन को वहां से अपन जूता जो देखते हैं वो दिखता है 300 रुपए का, उसी पे बस एक टैग लगाना रहता है रेड टेप का और वो मॉल में चले जाता है, वो 3000 का हो जाता है, बट है तो वही जूता। बिल्कुल करेक्ट। तो ये वाली चीज यहाँ पर हो रही है। तो पहला एफआईआई देख रहा है समझदार लोग कि भाई चीजें तो महंगी है, जितना भी कह लो महंगी है, वैल्यू, प्राइस से मत देखो, वैल्यू देखो। पहली चीज वो हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता, तो डोनाल्ड ट्रंप को हर कोई किस चीज से जानता है कि भाई ये प्रो बिजनेसमैन है, क्योंकि उसको खुद के रियल एस्टेट के एम्पायर है और उनके अभी सबसे ज्यादा भाईचारा चल रहा है एलोन मस्क भाई साहब के साथ। तो इस पे भी एक चीज बताऊंगा मैं इसके बाद। तो एलोन मस्क भाई साहब के साथ इनका जो इतना भाईचारा चल रहा है, दोनों को पता है कि पूरे देश को पता है कि ये प्रो बिजनेसमैन है, मतलब ये इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज को बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का ग्रोथ होगा। तो क्या हो रहा है कि इधर से रिकॉर्ड सेलिंग हो रही है, अक्टूबर में रिकॉर्ड सेलिंग हुई है पूरे इंस्टीट्यूशन, और ये सारा पैसा कहां जा रहा है, या तो इमर्जिंग कंट्रीज में जो नहीं चले, या तो वापस अपने देश जा रहा है, क्योंकि अभी तक उनको नहीं लग रहा था हमारे देश में पोटेंशियल है। देखो क्या होता है, देश पे इंसान तभी पैसा लगाएगा, बड़े लोग, भरोसा है, और भरोसा सरकारों पे होती है। हाँ ठीक है। तो अभी तक उधर के सरकार पे उधर के लोगों को नहीं था, अब आ रहा है कि भाई अब तो ट्रम्प भाई साहब है, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब सीधे डंके की चोट पे क्या बोलते हैं, 3 चीजें बोलते हैं। पहला, मैं इंडस्ट्रीज को बढ़ाऊंगा, दूसरा मैं टैक्स 0 कर दूंगा, टैक्स हटा दूंगा इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ वो ये बोलते हैं, टैक्स हटा दूंगा। और तीसरी चीज वो ये बोलते हैं कि भाई मैं चाइना को उंगली करूंगा, वो तो उनकी पुरानी आदत है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। और उन्होंने पहले भी किया हुआ है, जब उनका पहला टेन्योर था, आपको ध्यान होगा, चाइना के साथ उनका आए दिन कुछ ना कुछ विवाद चलता है, 36 का आंकड़ा है। तो जब एक बड़ा इन्वेस्टर देख रहा है कि भाई मेरा पैसा उधर बन सकता है इधर से ज्यादा, वही 130 वाली, उसको उधर 130 बनेगा, इधर 105 बनेगा, हाँ, तो वो इधर से पहली बात निकाल रहा है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे कोई नहीं, हमारे म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, जो मैंने अभी बताया अनइंटेंडेड फ्लोस, बोले ये बचाएगा। हाँ। पता है हमारे देश के आम इन्वेस्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब 5% बाजार गिरेगा वो चुप रहेगा, 6% गिरेगा चुप रहेगा, 10% गिरेगा पूरे सोशल मीडिया में हाहाकार करेगा, 15% गिर गया ना तो ये सोचेगा भाड़ में जाए, मैं अपने सारा पैसा निकाल लेता हूँ। अगर एक बंदा निकालेगा, 146 करोड़ की जनता में से अगर सिर्फ 3% लोग भी इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सोचो कितना पैसा निकल सकता है। तो पॉइंट ये है कि अभी हम सिर्फ अच्छी चीजें देख रहे हैं, बुरा दौर आता है, हर बार आता है। तो ये अगले 2 साल में, अच्छा आप कुछ लोग बोलेंगे तुम इतने एक्सपर्ट हो,
तो भाई तुम 1-2 महीने में क्या होगा बताओ। भाई 1-2 महीने में शेयर मार्केट में क्या होगा सिर्फ 2 लोग बता सकते हैं, पहला है भगवान और दूसरा एक झूठा इंसान। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। ये जितने लोग बोल रहे हैं ज्योतिष विद्या वाले, एस्ट्रोलॉजी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक किसी को देख रहा था, एक ज्योतिष भाई साहब ने आके बोला था, बड़े जोर शोर से बोला था कि भाई अक्टूबर एंड तक आप देखो पूरा बाजार तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि राहु चंद्रमा ऐसा कुछ हो गया, कुछ तो होता रहता है, राहु चंद्रमा शिफ्ट होते रहते हैं अपने हिसाब से। तो उनने ऐसा बोला, क्या हुआ अक्टूबर में, हुआ क्या ऐसा तहस नहस? एक दिन थोड़ा सा गिर गया तो तुमने देखा, मैंने बोला अरे भाई मार्केट 20% चढ़ गई, उधर से 3% नीचे गिर गई, और आप बोल रहे हो कि भाई ये देखा। मैंने बोला था पॉइंट ये है 2 साल में गिरेगी ये FIIs यहाँ से जो थोड़ा सा जा रहे हैं, वो वाली चीज होगी, अनइंटेंडेड फ्लोज। तीसरा एक मुझे जो एक गट फीलिंग कहती है, आप एक चीज ध्यान से देखो सत्येंद्र भाई, ये जो सबसे ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं भारतीय बाजार को लेके लास्ट 1-1.5 साल से ज्यादा आ रहे हैं, 1.5 साल हर दिन। मतलब मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ, आपको पता है, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, बैंगलोर, पुणे, नेपाल, कहीं पर भी चल रहा है, मलेशिया। तो मैं अगर इधर हूँ, मैं इधर से अगला डेस्टिनेशन पहुंचता हूँ, तब तक एक नया रूल आ जाता है। तो ये रूल इतना क्यों आ रहा? मेरा ये मानना है गलत हो सकता है कि लास्ट 2-2.5 साल से कुछ बड़े हेज फंड्स है, हेज फंड्स वो लोग होते हैं जो बहुत अरबों की संपत्ति मैनेज करते हैं, विदेशी ज्यादातर होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमारे देश में समय समय पे बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बनाए, शॉर्ट्स मतलब बेच के रखा है, बाद में खरीदेंगे, ठीक है। और लास्ट 1.5-2 साल से क्या हो रहा है कि आप मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखते हो तो कभी भी आपको 1.5-2 साल में ये खबर नहीं आ रही कि मार्केट बहुत भयंकर तरीके से गिर गया है। एक आध दिन आती है खबर, फिर वापस सही हो जाता है। तो ये लोग जो फंसे पड़े हुए हैं, ये पैसा बना ही नहीं पाए टेक्निकली 1.5 साल में, क्योंकि देखो बनाया किसने? जिसने खरीदा है, जिसने बेच के रखा है, ये तो और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, तो उनको मौके नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वो बेच रहे हैं तो हमारे म्यूचुअल फंड वाले खरीद ले रहे हैं, फिर कुछ हो रहा है तो हमारा LIC खरीद लेता है, LIC के पास भी तो 60-70 हजार करोड़ का कॉर्पस है, वो खरीद लेता है, गवर्नमेंट खरीद ले रही है। तो ये समझ नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉबिंग करी गई है और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें बनाई गई है कि यार कुछ भी करके अब लोगों को रोकना पड़ेगा, है ना, कि भाई एक शार्क को ज्यादा खाना खाना है तो उसको फटाफट छोटी मछलियों को साइड में करना पड़ेगा, मीडियम मछलियों को, तभी तो ज्यादा खाना खा पाएगी। ये वो कोशिशें चल रही हैं किसी तरह, और इनका कोशिश सक्सेसफुल भी होते हुए दिख रहा है। आप देखो तीर किस तरह से लगे। पहला तीर लगा स्कैमर्स जाए भाड़ में, बड़े बड़े जो फर्जी कंपनीज बना रहे हो जाए भाड़ में, इन्फ्लुएंसर्स पे पहला टारगेट कसा गया कि भाई इन्फ्लुएंसर सबसे बड़ा थ्रेट है, जो कि आपको भी पता है इन्फ्लुएंसर ही थे जिसके कारण 10 गुना ज्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं। एग्जैक्टली आप लोगों ने बताया, नहीं बताते तो क्या होता, खुलते ही नहीं, पता ही नहीं था जो लोग। फिर दूसरा ये निकाला गया कि इन लोगों के ब्रोकरेजेस बंद करवा दिया जाए, कम करवा दिया जाए, क्योंकि बहुत कमा रहे हैं। भाई साहब वो व्यक्ति ने 6 साल अपना किसी प्लेटफॉर्म पे लगाया, उसको बढ़ाया, अपनी ऑडियंस बनाई है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि नहीं किसी के पास सिर्फ एक ही ब्रोकर होना चाहिए। यार ये तो वही बात हो गई कि भाई किसी बंदे ने अपने आप को सोचा मैं इंश्योरेंस एजेंट बनूंगा और मैं सारे प्राइवेट कंपनी का बेचूंगा, लेकिन एक दिन अचानक से उसको रूल आ जाता है कि भाई तुम एक ही कंपनी का इंश्योरेंस बेच सकते हो, पुराने जो गए वो गए। वो तो यही सोच के उसने चालू किया था 10 साल पहले ये प्रोफेशन, कि जिंदगी भर मेरे पास उस प्रीमियम का कुछ आएगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। बट वो एक ही दिन रफा चक्का, चलो वो छोड़ो। तो पहला है इन्फ्लुएंसर, क्योंकि अवेयर करा सकते हैं, इधर से ये कर लो। दूसरी चीज क्या हो रही है, कहीं ना कहीं आप देखो ये जो रूल्स किए जा रहे हैं, तो रिटेल धीरे धीरे अपना वॉल्यूम्स जो होता है ना मार्केट का, वो लास्ट 2 महीने में कम हो गया है, ऑलमोस्ट 20-30% कम हो गया है। अभी हमने ये भी सुना कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग का तो बिल्कुल, हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, क्योंकि एक्सपायरीज चले गई हैं। अच्छा बोला क्या गया था कि भाई मार्केट बड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, बहुत दिन में ऊपर नीचे हो रहा है, इसको रोकने के लिए भाई जब से ये सब रूल बने हैं तब से तो और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। पहले जो चीज 6 महीने में एक बार हो रही थी, आजकल शेयर बाजार में दिन में एक बार हो रही है। मतलब मैं ऐसे लोगों को रोता हुआ देख रहा हूँ कि भाई साहब एक दिन में निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रही है, 500 पॉइंट नीचे जा रही है, 200 पॉइंट बिना इवेंट के। तो मतलब लोगों को कितना परेशानी हो रही होगी आप सोचो। कुछ लोग तो 2 साल पहले जॉब छोड़ के इस पे बैठ गए थे, अच्छे से सीख के बैठे थे, हाँ, बट उनकी सिखाई भी गई, सारी कैलकुलेशन खराब। तो ये इंडियन शेयर मार्केट, आप खुद सोचो क्या हुआ है पता है, जब से शेयर बाजार में ये स्ट्रिक्टनेस इतनी आई है तब से 3 चीजें हुई हैं। हमारे देश में डब्बा ट्रेडिंग, जिसको इलीगल ट्रेडिंग बोलते हैं, वो बढ़ गई है। फॉरेक्स, जिसको RBI कह चुकी है हमारे इधर लीगल नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो बढ़ गई है। बहुतों को पता भी नहीं है कि भाई RBI के हिसाब से अलाउड नहीं है हमारे देश में। हाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। ये तो लोग कर रहे हैं, कर रहे, बस तो इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं।
तो वो लोग वो उनकी संख्या बढ़ गई। तीसरा, जिसमें हमारे देश में कोई ढंग की कंपनी वो नहीं है, मतलब ज्यादा ढंग की कंपनियां नहीं है। क्रिप्टो आप देखो अचानक से कितना वापस सब एकदम से भाग रहा है और लोग भी बात कर रहे हैं, इंडिया में भी सब कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इधर के पैसा जो भारतीय शेयर बाजार का, वो अब इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, स्पेसिफिकली यंग ब्लड। वो बोल रहा है साला सब कुछ करो, टैक्स भी इतना भरो, ये करो, और दुनिया भर के ये रूल लगा देते हैं। मतलब मैं मेहनत 100 रुपए की करूंगा, कमाऊंगा 20 रुपए, तो मैं क्यों करूं? शिफ्ट हो रहे हैं अब। तो वो धीरे धीरे, पैसा कहीं एक जगह टिकता नहीं है। पैसे की एक खास बात है, वो एक जगह कहीं नहीं टिकता। वो एक एसेट में, आज रियल एस्टेट में, कल स्टॉक मार्केट में, कल स्टॉक मार्केट में, परसों फॉरेक्स में, क्रिप्टो। जहां से पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा वहां पर असली पैसा जाता जाएगा। तो ये वाली चीज वहां पर हो रही है। तो पॉइंट है ना कि कहीं ना कहीं बचाना हमको, मार्केट को बचाने के चक्कर में मार्केट तबाह हो रहा है। हम समझ सकते हैं बहुत नादान लोग फंसते हैं, सुसाइड हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, लेकिन ये बात तो सत्येंद्र भाई यही वाली चीज हो गई ना कि रैट पॉइजन जो चूहों के लिए होता है, चूहे खा के मरते हैं, लेकिन एक जन ने रैट पॉइजन करके सुसाइड कर लिया तो रैट पॉइजन बैन कर दो। ये तो यही वाली बात हो रही है कि भैया एक बंदा स्विमिंग पूल में गिर के मर गया तो स्विमिंग ही बंद कर दो, स्विमिंग पूल सारे बैन कर दो। ये वही वाली बात हो गई। पॉइंट ये है कि आप जब किसी को गाड़ी चलाना सिखाते हो, उसके बाद वो उसके ऊपर है, वो 100 पे चलाएगा, 150 पे चलाएगा, या 50 पे चलाएगा, या 30 पे चलाएगा। और उसको भी ये चीज पता रहती है कि भाई मैं 100 पे चलाऊंगा तो मेरे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं। तो भाई आप अपने रिस्क बताओ। आप वो बता ही रहे हो, डिस्क्लेमर खोलते ही आता है कि भाई इतने लोग नुकसान कर रहे हैं, आप रिस्क बताओ, ये कराओ। बट धीरे 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 करके ये इतने इफ्स एंड बट। यूएस का मार्केट देखो ना, यूएस का मार्केट क्यों सही चल रहा है? यूएस के मार्केट में ये सारे इफ बट नॉट नहीं है। यूएस शेयर बाजार ऐसा है जहां पे 90% ट्रेडिंग इंसान करता ही नहीं है, मशीन कर रही है। एल्गोस जो कहते हैं ना, एल्गो ट्रेडिंग, सारे मशीन खुद पंच कर रही है, बाय सेल सब कुछ खुद हो रहा है। इतना आगे पहुंच चुका है यूएस, 90%। तो बेसिकली क्या होता है, आपने कोड करके, सरल भाषा में बताओ, कोड करके बोल दिया कि भाई इधर खरीदना, इधर बेचना है, 2% नीचे जाएगा तो बेच देना, 3% ऊपर जाएगा खरीद लेना, बस बढ़िया अपना चाय वाय पियो, बस बैठ के देखते रहो, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, वो अपने आप चल रहा है। 90% ट्रेडिंग वहां पर ऐसी हो रही है। ठीक है, इसके चक्कर में उधर का वॉल्यूम भी ज्यादा है। देखो इंसान के पास ना एक वो रहता है कि भाई इतने देर में मैं इतना ही कर पाऊंगा। मशीन तो माइक्रो सेकंड में चीजें कर रहा है, उधर वॉल्यूम और बढ़ रहा है। उधर ये चूचा पूपा नहीं होता है कि भैया ये रूल बना दो, इनको बैन कर दो, ब्रोकरेज बंद कर दो, ब्रोकरेज कम कर दो, ये सारी चीजें हो नहीं रही है। तो वो लोग उस चीज पे बढ़िया, उस पे और फ्लो आ रहा है। आपको सत्येंद्र भाई मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे। चाइना में 60% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस में 50% लोग इन्वेस्ट करते हैं, भारत में 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हमारी जनसंख्या कितनी गुना ज्यादा है। चलो चाइना तो पास में है, यूएस देख लो। और ये जो आप बात कर रहे हो सिर्फ 3% इंडिया के हैं, तो इनमें आप बात कर रहे हो इंट्राडे की या लॉन्ग टर्म? सब मिला के बोल रहा हूं मैं तो। आप इंट्राडे तो और कम होगा, 1% से कम होगा। तो आप ये चीज समझो, इंट्राडे पे भी मैंने जब शुरू करा था तब हमको 20-30 गुना का लेवरेज मिलता था। लेवरेज मतलब आपके अकाउंट में अगर 1 रुपया आप 30 रुपए से कर सकते हो इंट्राडे में, उसी दिन लो उसी दिन खत्म करो। अब वो भी 4 का हो गया है, मतलब 1 की जगह 4 मिलता है। ठीक है, एक तरीके से मैं बोलता हूँ लोग, क्योंकि 30 बनेगा तो 30 जाएगा भी, तो वो एक तरीके से चलो ठीक है। लेकिन यार चाहे कोई धंधा हो या रिश्ते हो, उसमें अपन एक ही चीज मानते हैं, बिजनेस या रिलेशनशिप में अगर आप उसको बहुत टाइटली पकड़ोगे तो वो सफोकेट होगा, बहुत लाइटली भी रखोगे तो वो उड़ जाएगा। आपको बैलेंस रखना है। यहाँ पर बैलेंस नहीं है, यहाँ पर टाइट होते जा रहा है। पहले बहुत लूज था, वो भी गलत था कि भाई जिसको देखो जिसको आए वो कुछ भी कर रहा था। अब इतना अचानक से आप टाइट कर दोगे तो बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, वो घुट घुट के मरता ही है। ये तो बात होगी भाई आम लोगों की। मैंने आपको कहते हुए कई बार ये भी देखा है कि ये जो भी खेल चलते हैं रेगुलेशन के, लॉ के, ये एक लॉबी है। लोग कमेंट में नाम गैस कर लेंगे। अरे तो हमारा स्टाइल हो गया बिल्कुल। और इन लोगों का नेताओं के साथ एक अलग से अलायंस होता है, तो उनके लिए शेयर मार्केट के रूल या कोई भी रूल काम नहीं करता। तो वो कितना मोटा पैसा कमाते हैं। और क्या इसी को ही आपने जो कहा, जो 3 पॉइंट आप गिना रहे, सबसे पहले इलीगल, हाँ इलीगल डब्बा ट्रेडिंग हो गई। हाँ। तो क्या ये उसी का पार्ट? नहीं, मैं इसको ना एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, और मैं अभी जो समझाने वाला हूँ लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करना। तो अगला पार्ट जब भी अपन करेंगे, पार्ट 3 अगर लोग लिखते हो लाइक करते हैं, तो उस समय पे इसके और डिटेलिंग बात करेंगे। एक बढ़िया सा पहले किस्सा सुनाता हूँ आपको, ठीक है? तो करीब 1700s की बात है, 1700 की एक बात है। तो एक जगह है, उसको कहते हैं बोहेमियन ग्रोव, बोहेमियन ग्रोव कहते हैं, ठीक है?
तो सीन ऐसा हो गया, हर जुलाई, आज भी हर जुलाई 2000 लोग उधर मिलते हैं, 2000 लोग, ठीक है। और ये 2000 किस तरह के लोग होते हैं? ये हो गए बुश फैमिली से, हो गए क्लिंटन फैमिली से, हो गए उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका के बड़े बड़े लोग हो गए, मेरिल लिंच के बड़े बड़े लोग हो गए, जेपी मॉर्गन के बड़े बड़े, गोल्डमैन सैक्स के बड़े बड़े लोग हो गए, जनरल इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े लोग हो गए, उसके बाद बैंक ऑफ चाइना के बड़े बड़े लोग हो गए। इंडिया से अगर आप बात करोगे तो इंडिया के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पता नहीं जो भी है, कमेंट में नाम तो guess कमेंट में आप देख लो। तो इस तरह के लोग मिलते हैं। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। तो क्या हो गया था 1700 में, जब बहुत सारे आर्टिस्ट लोग, बहुत सारे सिंगर्स लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा माना जाता था, तो ये लोग बोले कि भाई अपन लोग बहुत सारे काम करते हैं, थक वक जाते हैं, तो अपना खुद का एक क्लब बनना चाहिए। क्लब होता है ना आजकल, जैसे सबका अपना एक क्लब होता है, एलीट क्लब होता है, तो बोले क्लब होना चाहिए। क्लब में क्या करेंगे, नाच गाना करेंगे, दारू पियेंगे, डिस्कस करेंगे, मजे करेंगे, दैट्स इट। शुरू तो इस इंटेंशन से हुआ था। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया वहां पे सत्येंद्र भाई, कि समय समय जैसे बीता, इस क्लब का पहला एक रूल बना, बोले लड़कियां यहाँ पर अलाउड नहीं है, लड़कियों का दाखिला अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतनी फ्रीडम रख रहे थे अंदर आके कि बंदा अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स पूरे कर ले। एग्जाम्पल, अगर वो दारू पीते पीते यहीं पे सबके बीच में उसको पेशाब भी करनी है, तू कर ले। लड़कों लड़कों बीच में क्या ही शर्म है। अच्छा, लड़कियां होती है तो ना फिर एक अलग जगह रखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल। तेरे को इधर ही उल्टी करनी, तू इधर उल्टी कर ले। तेरे को सड़क के बीच में जाके नाचना है, नाच। तेरे को ऊपर से नंगा होके आना, नंगे होके, नीचे से हो। तो ये पहले एक फ्रीडम रखनी थी। क्या होता है कि महिला आती है तो एक मान मर्यादा रखनी पड़ती है सबको। पीपल, गाइस कैन गो वाइल्ड। आप दोस्ती यारियों में देखो, कितने सारे दोस्त लोग रहते हैं। अभी जैसा कुछ तो पार्टी वार्टी होके गई है, मस्त बढ़िया दोस्त लोग रहते हैं। दोस्ती की खासियत तो यही तो चीज रहती है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जिसके सामने आप अपना वाइल्डेस्ट साइड उसके सामने रख सकते हो, क्योंकि वो आपको जज नहीं करेगा। इफ्स एंड बट्स नहीं होता एक सच्चे दोस्त के सामने। सच्चे दोस्त के सामने आप रो सकते हो, सबसे मेन चीज है। आप उसके सामने जी भर के हंस सकते हो, और ऐसे जोक्स पे हंसोगे जो आपको खुद को नहीं पता आप क्यों हंस रहे हो, पर हंसोगे। मतलब फालतू से फालतू, वाहियात से वाहियात जोकों का आप हंसोगे। तो यही वाला रूल ना बोहेमियन इसमें था कि भाई अपन को वो करना है। धीरे धीरे क्या हो गया, क्योंकि बड़े लोग इधर एसोसिएट थे, उन्होंने बोला कि भाई ये तो मास्टर प्लान बन सकता है, पूरे दुनिया को हिलाने का काम हम यहीं से करेंगे। कैसे? अब यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता हैं, जो प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, अच्छा, वो लोग भी आ रहे हैं। तो वहां पर कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, मतलब इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंस, जहां पर वो अपने प्रतिनिधि को सिखाते थे कि भाई देख, पिछले प्रेसिडेंसी में मैंने ये किया था, अंदर की बात ये हुई थी, उधर से ये लीक हो गया था, जो बाहर कभी आती नहीं मीडिया में। अच्छा, तो तू ये कर। वहां पर मैंने आपको क्या बताया, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, यहाँ के सीईओज बैठे हुए हैं, तो उनसे जाके हाथ मिलाया जाता है कि अच्छा क्या और प्लान है। हाँ, बैंक ऑफ अमेरिका भी हमारे और 3 कॉन्टिनेंट में हम जा रहे हैं। अच्छा यही है, तो ये सामने वाला रियल एस्टेट वाला है। हाँ भाई, अपन को प्रॉपर्टीज उधर बनानी है, ये लोग आ रहे हैं, महंगे में खरीदेंगे। और भाईचारे के साथ सारा सारा सब कुछ ऐसे करके भाई। और एक चीज बताता हूँ, मतलब ऐसा माना जाता है ये चीज हुई थी कि 2019 तक क्या हो रहा था, 2019 तक अक्रॉस द ग्लोब ये सारे जो बड़े लोग थे, जिनके पास अरबों के, मतलब मिनिमम आप पकड़ लो हर बंदा 10,000 करोड़ के ऊपर वाला है, ठीक है। तो इन लोगों ने देखा कि भाई हमको और पैसा अगर बनाना है तो कोई भी चीज हमको सस्ती नहीं मिल रही है। ओके। और फिर वहां पर वुहान के लोग भी बैठे हुए थे। आप सोचो, पूरे दुनिया में त्राही त्राही हुआ, दुनिया बंद हुआ, सारी चीजें सस्ती हो गई, मार्केट अक्रॉस द ग्लोब, और सबसे ज्यादा पैसा लगा है। सबसे ज्यादा पैसा लास्ट 4 साल में ही लोगों का बना है। आप खुद जाके 4 साल पहले बिलियनर्स की लिस्ट देखो, उसमें उनके पास कितने बिलियन थे, और 4 साल में आप बोलोगे नहीं 4 साल भी तो हो गए, इससे पहले हर 4 साल का ट्रेंड देखो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब अगर इससे पहले हर 4 साल में कोई बिलियनर मान लो एवरेज 3 बिलियन कमाता था हर साल, तो 12 बिलियन अगर एवरेज लेके चल रहे हैं, तो अब आपको 10-20 गुना ज्यादा दिखेगा। आप जाके देखो, चाहे जय हमारे देश का देखो, बाहर के देश का देखो, सस्ते में खरीद लिया ना सारी चीजें। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग वहां पर होती है। एक बीच में ना खबर आई थी, आप इनफैक्ट अगर आप गूगल यूट्यूब करोगे, अब बोहेमियन ग्रोव का आप एक्चुअल वीडियो, डॉक्यूमेंट्री एक्चुअल वीडियो विदाउट कमेंट्री ढूंढने की कोशिश करोगे, नहीं मिलेगी। विद कमेंट्री मिलेगी, वो भी आधे लोग रोते हुए दिखेंगे कि हमको स्ट्राइक लग जा रही है। वो वीडियो डालते ही मैक्सिमम लोगों को स्ट्राइक लग जाती है। स्ट्राइक क्यों लग रही है भाई? कोई तो है जो इस चीज को रोकना चाहता है। इसका आखिरी जो वीडियो एक बार सरप्राइज हुआ था 2019 में हुआ था, 1 महीना था, उड़ गया, चैनल ही उड़ गया।
क्योंकि उस वीडियो में उसने और भी कुछ खतरनाक चीज़ बताई थी। क्या होता है कि सत्येंद्र भाई, हम लोग रहते हैं बड़े प्रैक्टिकल दुनिया में, हाँ। ठीक है? तो हमें लगता है ना दुनिया जैसी है वैसी है। हमें लगता है कि मैथ्स, साइंस और फिजिक्स से पूरी दुनिया चला रही है। अब मैं बताता हूँ इधर क्या हो रहा था। इधर उस पर्टिकुलर वीडियो में बोहेमियन ग्रोव, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, ये वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर वीडियो में देखा जा रहा था एक बहुत बड़ी मूर्ति है उल्लू की, ठीक है? और उसके सामने कुछ लोग रोब पहने, रोब पता है ना, रोब, हाँ, हाँ। रोब पहने हुए हैं। सारे लोग, ये जो बड़े लोग हैं, ये सब बैठे हैं, ऑडियंस टाइप पे बैठे हुए हैं, आग वाग जल रही है, कुछ तो अलग से मंत्र वंत्र टाइप के उच्चारण हो रहे हैं। अब लॉजिकल माइंड को लगेगा तो बकवास है, एडिटेड होगा, ये होगा। ये एआई वे के आने के पहले की बात कर रहा हूँ वीडियो में। ये सारी चीजें चल रही हैं 2017 की, 18-19 के आसपास होगा, 18 के आसपास होगी, ठीक है? और ये चीज चल रही है। और एक चीज जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि छोटे बच्चे की शायद बलि चढ़ रही है। हेजी है बट ऐसा लग रहा है। अब आप थोड़ा सा भारत का भी देखो, कहीं का भी देखो, भारत में शायद तंत्र बोलते हैं जिसमें बलियां चढ़ती हैं, काला जादू, काला जादू। हाँ। इसमें भी कहीं ना कहीं बलि का जिक्र होता है। जेरूसलम के इधर चले जाओ, सैटन सैटन करते हैं, वहां पर भी बलि का ट्रेंड चलता है। यहाँ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बड़े लोग बलि वली चढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है वहां पे जो नेचुरल नहीं है, जो ये चीजें नेचुरल नहीं है। आप टीवी देख रहे हो, टीवी पे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में हमारे देश के एक सबसे बड़े उद्योगपति की बीवी मंत्र पढ़ रही है। ये वीडियो हर जगह पॉपुलर हुआ था, बिल्कुल, ये मैंने भी देखा था। है ना? तो कोइंसिडेंस हो सकता है, पर ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ है। एक और बार पहले देखा गया है, ठीक है? कुछ ऐसा 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 करके करा जा रहा है, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि आप, हमारे देश के एक बहुत बड़े अभिनेता है, नाम लोग गेस कर लेंगे, बहुत आसान है। एक समय पे 90 करोड़ के डेट में चले गए थे क्योंकि उनने एक एंटरप्राइज चालू करी थी, अपनी प्रोडक्शन कंपनी चालू करी थी, और नुकसान में चले गई थी। उस इंसिडेंट के बाद अचानक से वो बहुत बार साउथ जाते हैं, जब से वो उस चीज से उठे, और लाखों करोड़ों का डोनेशन करते हैं, मंदिर में करते हैं, अच्छी चीज के लिए मिले। बट आप ये चीज सोचो ना यार, कि ऐसा अचानक से इन लोगों के जीवन में क्या हो जाता है कि जो लोग अपने आप को साइंस के इतने बड़े लोग, फिजिक्स के इतने बड़े लोग, लॉ ऑफ ग्रेविटी वाले लोग, ये अचानक से इतना पूजा पाठ मंत्र जप ताप क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है ये तो। मतलब हो सकता है कुछ चीजें हैं जो शायद हमको बताई नहीं जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं, और खुद किया जा रहा है। ये केस स्टडी है, कोई करे तो। कोई अगर करे, बट कोई करेंगे तो उनको दबाया जाता है इन चीजों पे, क्योंकि कोई नहीं चाहता ना यार सारी चीजें बाहर आए, सारी चीजें, उनके राज बाहर आए। राज कोई भी नहीं चाहेगा यार। अगर मुझे पता है कि कोई एक तरीका है जिससे मैं इस लेवल पे जाऊं, मैं लीक क्यों होने दूंगा? मेरे सारे कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगा ना, तो भी यही चीज करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो पॉइंट ये है कि ये बोहेमियन ग्रोव से ये होता था कि ये पूरी इस तरह से माजरा चालू हुआ। और आज भी मैं लोगों को कहूंगा गूगल पे जाके थोड़ा रिसर्च करो अबाउट बोहेमियन ग्रोव, आपको पता लगेगा कि कितने बड़े बड़े लोग उसमें वो हुए थे। अब इन लोगों को क्या हो गया, ये लोग पहले बड़े छुप के रहते थे। 2020 ने ना चीजें बदल दी। 2020 में एक चीज हुई कि एवरेज भारत में जो डेटा का कंजम्पशन था वो पहले 150 MB का था पर मंथ, वो 15 GB का हो गया पर मंथ, थैंक्स टू जियो। जियो ने आके 2020 के बाद बढ़ा ही दिया ना सबका फ्री डेटा कर करके, उसने वो कर दिया। 150 MB से आप एवरेज महीने का कंजम्पशन आपका 15 GB हो गया। आप खुद अपने आप को याद करो, आप 2020 के पहले कितना इंटरनेट देख रहे थे और अभी कितना देखते हो? शायद महीने का 1 GB मिलता था बस। और उसमें भी अपन जब 700 आ जाता था समझ जाते थे कि भैया रुक रुक के करना है अपने को, अब कैसे डेटा बंद कर दो, यूट्यूब नहीं देखना, ये करना वो करना। अब तो रोज का अनलिमिटेड मिल जाता है। तो सीन क्या होगा कि ये जब चीज आई तो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जैसे बोहेमियन ग्रोव के बारे में लोगों को पता चलने लग गया कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई, दुनिया इतनी बड़ी है, कुछ आपके पॉडकास्ट से ज्यादा ही पता चलने अब लग वो, गया। अब जो भी हो, भारत में भी अब लोगों को पता चल रहा है, तो ये पता लगने लग गया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने अब दूसरा प्लान चालू किया है। क्या चालू किया है? इन्होंने बोला कि इतनी सारी मनगढ़ंत कहानियां बना के डाल दो कि लोगों को लगे ये फर्जी चीज ही है। समझ रहे हो? मतलब इफ यू कैन नॉट, वो एक कहावत रहती है, उसमें बोलते हैं कि इफ यू कैन नॉट यूज देम कंफ्यूज देम। तो क्या करो, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर दो, दुनिया भर का कुछ भी डाल दो उसमें, कि भैया हवा में चुड़ैल उड़ रही थी, तांत्रिक उड़ रहा था, ये कर दो, सब डाल दो। सामने वाला बोलेगा अरे ये तो बेकारी चीज है, तो अपने आप विश्वास उठेगा। बट लेट्स फेस इट आउट,
दुनिया को जो चलाती है बोहेमियन ग्रोव के अलावा, जो मेन चीज़ होती है, 13 फैमिलीज पूरी दुनिया को चलाती है। उसमें से एक फैमिली है रॉथस्चाइल्ड फैमिली। आज से 6-7 साल पहले सबको लगता था ये मिथ है, कोई नहीं हो सकता। एक पार्टी में गलती से फोटो आ गई जिसमें कि रॉथस्चाइल्ड थे। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में जो सबसे बड़ी शादी हुई, जो शादी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, उसमें सिर्फ जेपी मॉर्गन नहीं, उसमें एक रॉथस्चाइल्ड भी थे। वो क्या हो गया कि आजकल तो लोग बड़े समझदार है ना कहीं फोरम पे उठा ही देते हैं। किसी ने पूरी फोटो देखी और किसी कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा, उसने जाके पुरानी फोटोज निकाल के यूएस यूके सब जर्मनी रशिया में घुस गया, सबकी जाकर वहां से लगा, बोला अरे ये तो इसी बंदे की फोटो, ये बुढ़ा हो गया है, ये तो रॉथस्चाइल्ड है। तो आप समझो कि ये जो बड़े लोग हैं, ये मीडिया में जितना भी दिखाए हमारी दुश्मनी है, ये है वो है, इन मोर और लेस ये कैमरा के बाद हाथ मिलाते हैं, ये दोस्त हैं। By the end of the day, they rule the world. They rule the world. They are like, ये जैसे वो गैंगस्टर लोगों का नहीं होता था मुंबई में, ये तेरा इलाका, ये तेरा इलाका, तेरा इलाका, सामने दिखाएंगे हमारे एंटी है, बट जब तक तू मेरे इलाके में नहीं आया तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू अपना इलाका संभाल, जितना पैसा कमाता है कमा, तेरे को स्मगलिंग करनी है तू स्मगलिंग कर, तेरे को ड्रग्स करना है ड्रग्स कर, तेरे को प्रोस्टिट्यूट खाने खोलने तू वो खोल, बट अपने एरिया में। तो यही वाली चीज़ है, पूरी दुनिया 3 शब्द में, 3 लेटर में ही चल रही है। पहला है गोल्ड, क्योंकि किसी भी देश में गोल्ड रिजर्व होता है तो वो कंट्रोल करता है। दूसरा है ऑयल, अरब देशों में चले जाओ सबसे ज्यादा पैसा उधर ही है। तीसरा है डायमंड, साउथ अफ्रीकन चीज, जी फॉर गोल्ड, ओ फॉर ऑयल, डी फॉर डायमंड, GOD गॉड, यही पूरी दुनिया को चला रही है। क्या बात है। ये सारा और अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से ये सारी चीजें चल रही है। तो पॉइंट ये है, जब आप मार्केट की बात कर रहे हो, मार्केट छोड़ो, बिजनेस बात करो, सारी चीजें बात कर रहे हो, ये लोग आके, आप कभी इनके इंटरव्यूज देखोगे क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा अच्छा आपके सक्सेस का राज है हार्ड वर्क, आपको क्या लग रहा है आपकी इस पूरी बिल्डिंग में कोई हार्ड वर्क नहीं करता होगा? भाई अपन दोनों से 10 गुना ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग यहाँ पर होंगे, एज सिंपल एज दैट। 15-15 घंटे काम कर रहे होंगे। क्या सबके पास आलीशान पैसा है? नहीं है। आपको भी पता है आधे लोग कर्जे में डूबे होंगे। पहली चीज वो हो गई। दूसरी चीज है, बड़े लोगों से आप पूछोगे, बोले क्या आई डू रीडिंग। भाई मैं खुद जानता हूँ, इतने सारे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, और देखो अगर सिर्फ रीडिंग करने से कोई सक्सेसफुल होता तो हमारे देश के जितने भी कॉलेज के प्रोफेसर होते ना, आज उनके अकाउंट में एटलीस्ट 100 करोड़ रुपए होते। सिंपल सी बात है, फैक्ट है, सिंपल सा है ना। और अगर सिर्फ एक IIT IIM करने से आप दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर हो जाते, तो टॉप 10 ट्रेडर्स और इन्वेस्टर IITians होते। हमारे देश के तो ड्रॉप आउट्स हैं। अब बोलो, राधा किशन अंबानी सर की बात करते, डीमार्ट जो चलाते हैं, 15 लाख करोड़ के ऊपर की संपत्ति है उनकी, वो तो बीकॉम ड्रॉप आउट है। तो आप कैसे, और पर पूरी दुनिया को क्या बताया जाता है मैट्रिक्स में, कि जब तक तुम पूरे पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, जब तक IIT IIM नहीं लगाओगे। मैं IIT IIM की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, बट पॉइंट है कि इंटेंशन तो सामने वाला यही सोच के जा रहा है ना कि वाले IIT IIM मतलब मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। तो फिर हम ऐसे खबरें क्यों सुनते हैं कि भाई एक बंदा 23 साल का IIT जा रहा है, 25 में वो IIM जा रहा है, 25-26 में IIM जा रहा है, उसके बाद उसको 1.5 करोड़ का इंटरनेशनल पैकेज लग रहा है, और 2 साल बाद वो सुसाइड क्यों कर रहा है? सक्सेस तो था वो, तो टेक्निकली यही तो दुनिया का दस्तूर है, बिल्कुल, बट खुश नहीं था। एक बढ़िया एक किस्सा, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि क्यों छुपाया जाता है, उसका रीजन भी बताते हैं। तो 2004 की बात है। हमारे देश के जो सबसे बड़े कोई एक हैं उद्योगपति, पता नहीं जो भी हैं, तो उनका और उनके भाई के बीच में बहुत विवाद चल रहे थे। हाँ ठीक है, अब भाइयों के बीच में तो चलता रहता है, कोई होंगे 2 भाई, तो 2 भाइयों के बीच में बड़े विवाद चल रहे थे इंडस्ट्री को लेके, कौन सी लेगा क्या लेगा, क्योंकि पिताजी ने विल लिखा नहीं था। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग विल लिख लेनी चाहिए थी, लिखी नहीं थी, कि तो कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है, बड़ा भाई बुलाइए, छोटा भाई बुलाइए। कोर्ट में भी बहुत केस बहुत चले थे। अरे प्रणब मुखर्जी साहब ने खुद ने एक बार आके बोल दिया था पब्लिकली कि भाई तुम दोनों के झगड़ों ने देश का मजाक बना दिया है, तुम्हारे चक्कर में बाकी लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, इसको प्राइवेट मैटर को प्राइवेटली सुलझा लो, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम लोगों की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। सीधी सीधी बात है, पता नहीं कौन है दोनों भाई, बट ऐसा बोला था। तो उनमें से जो बड़े भाई हैं जो ज्यादा सुलझे हुए हैं, तो दिमाग उनका थोड़ा सा खराब हुआ था। तो पर 2004 में क्या हुआ कि वो ज्यादा इसलिए मीडिया प्रेजेंस देना नहीं चाहते थे, बोले मैं अपनी चीजें सॉर्ट कर लूँ, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप है वो, तो मैं अपनी चीजें सॉर्ट कर लूँ। बट फिर क्या हो गया कि 2004 में एक इवेंट हो रहा था जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट के उस समय के जो CEO थे स्टीव बामर, वो आ रहे थे। तो इनको बोला गया कि देख लो, इनके PR वालों ने बोला यार देख लो, चल लो, माइक्रोसॉफ्ट का बंदा है, कुछ नहीं तो बिजनेस आगे चल के काम आएगा। बाद में टाइप भी करा था इनकी, जिसकी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कुछ तो टाइप भी करा था। अच्छा। इनके साथ हल्का फुल्का। हाँ, तो ये गए, सब कुछ बढ़िया चला, ठीक है। अब इनके पास निकलने का समय है, सिक्योरिटी गार्ड वार्ड तैयार, बाहर बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार। इतने में इनका मूड खराब हो गया, पता है कैसे?
स्टीव मामर भाई थे, वो उठते वक्त एक चीज बोल दी है। हम्म, वो जो जोश में बोले, उनको तो पता नहीं कि भाई भारत में क्या चीज चल रही है, उधर क्या चल रही है, तो और भारत के लोग तो बड़े बिंदास वाले रहते हैं। तो वो बोले आपको पता है हमारा जो स्टैनफोर्ड में बैच था उसमें केवल 2 लोग ड्रॉप आउट थे, एक था मैं और एक था ये। तो हैरानी की बात ये थी क्योंकि 2004 तक किसी को पता ही नहीं था सामने वाला बंदा ड्रॉप आउट है, क्योंकि इनके वेबसाइट, इनके स्टेक होल्डर मीटिंग, इनके न्यूज़ में हर जगह यही बोला जाता था कि ये वहाँ के पास आउट है। पास आउट है, डिग्री होल्डर बताते थे। हाँ, डिग्री होल्डर। अच्छा। तो ये बोले शिट, और मीडिया सारी कवर कर रही है। ओ, तो भाई इनका दिमाग खराब। फिर रातों रात, उस समय तो इंस्टाग्राम और ये होते नहीं थे पीआर के लिए, शादी तक आ गए, बट उस समय पे तो थे नहीं, तो फटाफट पीआर वीआर करके नया नरेशन बनाया गया कि भाई देखो ड्रॉप आउट करने के बाद भी पाताल गंगा जो भी है संभाला गया, प्लांट संभाला गया, बहुत चीज़ें संभाली गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई इसमें शर्माने वाली क्या बात थी, पहले ही बता देते, क्योंकि आप 2000 के समय के पीछे जाओ, ड्रॉप आउट होना इधर फैशन सेंस नहीं था, अनपढ़ गवार कहते थे। हमारे देश में था कि भाई जो पढ़ा लिखा इंसान है वही बड़ा इंसान है, उसी को इन्वेस्टर पैसा देगा, और ये वो समय था जब उनको इन्वेस्टमेंट बहुत सारे उठाने भी थे। साइकोलॉजी का गेम था। आज ये कूल है, लास्ट 5 साल से ये कूल बन गया लोगों का कहना कि आई एम अ ड्रॉप आउट। आप याद करो हमारे समय पे ड्रॉप आउट होना कोई कूल बात नहीं होती थी, वो बोलते थे कि पढ़ाई हुई नहीं होगी इसलिए छोड़ दिया। हाँ, बस की नहीं थी। हाँ, बस की नहीं थी इसलिए गल्ले पे बैठेगा, ये होता था, गाय भैंस चराएगा, ये होता था। बट उस समय पे तो इसलिए अब 2004-5 तक बात थोड़ी सुलझ गई थी, तो फाइनली उन्होंने पीआर करके कंसेप्ट बना दिया कि बोले ठीक है। तो आप सोचो कितनी सारी चीजें, ये तो चलो निकल आई, कितनी सारी चीजें छुपाई जाती होंगी। इसी से मैं एक चीज़ और भी समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप शायद इंडिया के उन टॉप इन्फ्लुएंसर्स में से हो जो कि बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट पे कुछ चुनिंदा फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं, डार्क सीक्रेट्स उनके बताते हैं, और आप बताते हैं कि कैसे वो कंट्रोल करते हैं हमारी इकोनॉमी को और बाकी चीज़ों को। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चाहे शादी की बात हो या बाकी कुछ भी है, जैसे अभी 2 भाइयों वाली बात आपने की, आपको कभी कुछ ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्रेट मिला है या डर लगता है यार कभी मिलता इनसे? है, झूठ क्यों बोले, मिलता है, नोटिस आते हैं। इसलिए एक रीजन है, लोगों को लगता है, मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि भाई कुछ लोगों को लगता है तो ड्रामा कर रहा है कि भैया इसको क्या ही सिग्निफिकेंस मिलेगा, बट कुछ होता है। मैंने इसीलिए पूछी ये चीज। क्योंकि ये इसलिए नाम नहीं लेना है क्योंकि नाम लेना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी चीज है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीज़ों पे वार्निंग मिल जाती है, जैसे कि जो मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं तो एक दो कुछ नाम थे जो मैं बहुत पहले लेता था, हिंट भी देता था, नाम छोड़ो हिंट देता था। मैंने अब आने वाले लास्ट 10-12 पॉडकास्ट से मैं कभी उनके जिक्र ही नहीं करता हूँ। मैं सामने वाले को बोलता तो इस एरिया पे बात ही नहीं करनी है इन पे, क्योंकि वहां से कुछ ज्यादा हो गया है, वो आया है कि भाई नहीं। दूसरी चीज यार, मेरे को लगता है सत्येंद्र भाई, जीवन एक ही है, लाइफ एक है, मरना आज नहीं तो कल है। मैं जो चीज़ बोलता हूँ अभी, जैसे जब मैं एयरपोर्ट से अभी जस्ट आया तो मैंने जस्ट शायद आपको बताया होगा, तो सुपरिटेंडेंट कमिश्नर यूपी की जो हैं, जो उनको मेन हेड करती है, उन्होंने 3 पुलिस वाले बुला लिए। मैंने बोला अरे भाई क्या हो गया? फिर उन्होंने बोला अरे मैडम आपकी फ़ैन है, मैडम वीडियोस देखती हैं बेसिकली। तो आप सोचो कि जब इतने बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ज़्यादा बोल रहा है। मुंबई एयरपोर्ट से जा रहा हूँ, जिनीविया से WHO के एक व्यक्ति थे, NRI थे, इंडियन थे, वो बोले अरे आप तो अभिषेक जी हैं। तो आप सोचो, मतलब इधर इधर से, नेपाल गया था, नेपाल में लोग पहचान रहे हैं, एयरपोर्ट पे लोग पहचानते हैं। तो CRPF के जवान वो खुद मुझसे टिप लेके जाते हैं। वैसे मैं टिप देता नहीं हूँ, बट सर कुछ आप बता दो, स्कैन करते करते वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पहले सर आप बता दो। समय रहता तो मैं बिल्कुल अपने हिसाब से कि भैया जो लास्ट टाइम आपको बताता वही बताता हूँ, इंडेक्स फंड जिंदाबाद, म्यूचुअल फंड जिंदाबाद। बिल्कुल, तो मैंने उनको सीधा बोलता हूँ भाई आपके पास समय कितना है? बोले सर CRPF वाले बेचारे एयरपोर्ट वाले कहाँ समय रहता है, दिन भर तो ड्यूटी पे रहते हैं, थोड़ा समय मिलता है। मैंने बोला देखो आपके पास समय तो रहता नहीं है, तो आप ये वाली चीज़ करो। तो देखो थ्रेट आते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ है, आप देखोगे सत्येंद्र भाई, ऑब्जर्व करोगे अपनी इंडस्ट्री में, रेयरली इक्का दुक्का लोग होंगे जो बिना बायस के दोनों साइड पे बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करते हैं। कोई नहीं करता, सब एक साइड ले लेते हैं, कोई एक, और यूजुअली वो पॉलिटिकली खेलते हैं। हम बीजेपी के साइड है, हम आम आदमी के साइड है, हम कांग्रेस के साइड। और आप उनका कंटेंट देखोगे, भले वो बोले हम न्यूट्रल है, आपको समझ में आता है कि नहीं भैया तो बीजेपी की साइड है, ये एंटी बीजेपी है, ये है। मैं शायद एकमात्र हूँ जो हर जगह से पंगे लेके बैठा हुआ है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। अपन ने हर जगह का, क्योंकि अपन चाहते हैं एक बैलेंस्ड वो मिले।
हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम जज करते हैं rather than going and doing our own research। भाई आज आपके पास गूगल है, थोड़ा बहुत करोगे तो आपको मिलेगा हमारी आप कहते भी हो ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी ये जैसे सुपरिटेंडेंट मिली थी तो उन्होंने मेरे को वो चीज अच्छी लगी, उन्होंने सेल्फी ली, उसके बाद बोले आप बहुत सारी चीजें बोलते हो, आई शुड अप्रिशिएट, आप बहुत बोल्ड बोलते हो। बोला चलो अच्छा है। बोले लेकिन अब वो यार IAS वाईएएस लेवल की है, तो बोले उसके बाद मैं गूगल करती हूँ और फिर मेरे को पता लगता है यार ये तो बात बिल्कुल सही बोली है। क्या बात है। तो मेरे को ये चीज चाहिए। आज भी ये जो चीज सुन रहे हैं, जैसे बोहेमियन ग्रोव के बारे में बात करी, आपने इधर सुना, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आया तो जाके थोड़ा सर्च कर लो ना, rather than बिफोर सेइंग कि नहीं ये झूठा है, ये कहानी है, ये वो है, आप जाके रिसर्च करो, आपको मिलेगी चीज। हाँ, जो ईयर का होता है, जो नंबर का होता है, वो इक्का दुक्का मेरा 19-20 हो सकता है, मेरा भी दिमाग है यार, भले मैं बादाम खाता हूँ। हाँ। इतनी सारी चीजें भी रखना, मेरे को एग्जैक्ट, मेरे को आप बोलोगे कि एग्जैक्ट बता 1944 में कितने बजे कहाँ क्या हुआ था, नहीं हो सकता है मैंने 1944 बोला होगा, हो सकता है वो 1940 हो सकता है मैंने 2 लाख करोड़ बोला होगा, वो 2.5 लाख करोड़ हो सकता है। बट ग्रेविटी को समझो ना, थीम को समझो। तो देखो भाई, आती है धमकी, आती है, बट मैं नाम नहीं लेता हूँ इसलिए, ठीक है, नाम अपन कहीं नहीं लेते, बट लोगों को अगर समझ में आता है वो वैसे भी लिख देते हैं, समझदार है लोग, है ना। और तीसरी चीज ये है कि मेरा ये मानना है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई नहीं बता रहा है, देयर हैज टू बी समबडी। जिस दिन मुझे दिखेगा कि कोई बता रहा है, हमारे देश में ना एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, राजीव दीक्षित जी। हाँ, सुना है आपने उनके बारे में? बहुत सुना है, बिल्कुल यार। आज भी आप जाके वीडियो देखो, एकमात्र व्यक्ति था जिसने हमारे देश पे MNCs को चटनी चटा दी थी कि भाई साहब ये सब एलोपैथी भाड़ में जाए, आयुर्वेद, मटकी के पानी पियो। हाँ। सबसे बढ़िया ठंडा पानी, बढ़िया पानी वहीं से होगा, कॉपर में पानी पियो, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। दिन में शाम के पहले खाना खा लो, हर बंदा ब्रेकफास्ट में ये आपको कॉर्नफ्लेक्स खाने की जरूरत नहीं है। उस बंदे ने हर जगह आवाज उठाई। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद हाँ, फिर आप देखो उनके साथ क्या किया गया। और दूसरी बात है, ये लोगों को शायद पता नहीं होगा, आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, और ये व्यक्ति उन्हीं के साथ बैठ के प्रवचनों में आते थे। यस। और सामने वाले व्यक्ति को क्या लगा कि भाई ये तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मेरे को खा जाएगा, वो ना ईगो आ गया कि भाई, और वो सही में खतरनाक, क्योंकि आप सोचो ना, लोग कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ। लोग जब देख रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को अगर बुखार सही करना है तो मेरे को दवाई लेने की जरूरत नहीं है। राजीव दीक्षित ये कहते थे कि घर में तुम्हारी सारी रेमेडी हो जाएगी, गला खराब है तो तुमको डीकोल्ड नहीं लेना है, तुमको काढ़ा लेना है, काढ़ा बनाना मैं सिखा रहा हूँ। हाँ। वो खुद विदेश में रुके थे, आप सोचो 15 साल विदेश में रखने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद अगर बंदा आ रहा है तो सोच समझ क्या आ रहा है। स्वदेश मूवी देखिए ना, वही वाला सीन था, वो अपने देश को समर्पित होने आए। एट द एंड क्या हो गया, एक दिन अचानक से बताया जाता है राजीव दीक्षित जी की मौत हो गई है, और उसके बाद क्या हो गया, उनकी जो डेड बॉडी होती है, उनके नेचुरल डेथ बोला गया है, उधर नीला साइन है, देखने भी नहीं दिया गया है, फटाफट इसको क्रिमेट करो। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है, वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर रहे थे। भाई साहब, आप जो बोल रहे हो ना कि एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश में सब करप्ट, पॉलिटिशियन करप्ट, बोल के क्या फायदा, आप आओ ना आगे, आप बनाओ। पर अगर कोई करना चाहेगा तो आप उसको नीचे खींचना शुरू कर दोगे। उनका तो पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, वही तो बोल रहा हूँ। उनके कुछ डिसाइपल्स ने बोला था कराओ, और ये वो बंदा है जिसने कभी कोई ऐसा नहीं बोला कि मैं एक रिलीजन प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे हमारे इधर होता है धर्म नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं, वो सबके लिए, वो बड़े बड़े बैंकिंग कार्टल्स के सामने नाम उठा लिया था। तो ये चीज होती है, जब आप नाम लेने लग जाओगे, करीब करीब जो लोग 50,000 करोड़ 10 लाख करोड़ का एम्पायर चला रहे हैं, उनके अगर धंधा आप वो कर दोगे। अभी हमारे एक जो भाई हैं जो लेवल पढ़ना सिखाया, क्या नाम है उनका, अपना एक है ना अपने फूड फार्मर। हाँ, फूड फार्मर। हाँ। तो भाई के साथ अच्छी चीज क्या थी कि उन्होंने बॉर्नविटा को चैलेंज कर दिया, वो हर जगह अखबारों, अब उनके साथ उनकी भी फटी तो थी, बट उनके साथ अच्छा क्या होगा कि मीडिया ने सहमति दे दी, थोड़ी मीडिया सपोर्ट करने लग गई इस चक्कर में। तो इतने सालों से, अदरवाइज आज तक हम क्या सोचते थे कि ये सारे हैं चिल्ड्रन के लिए ड्रिंक जो हेल्थ के लिए अच्छा है, यही सोचते थे। मैंने भी पिया है, सबने पिया हुआ है, बॉर्नविटा, बूस्ट, ये सारी चीजें पी हुई है, हॉर्लिक्स। इन्होंने जाके बताया कि भैया इसमें तो शक्कर की मात्रा इतनी ज्यादा है कि आप डैमेज ज्यादा कर रहे हो, तभी तो मीठा मीठापन को अच्छा लगता था, चॉकलेट फ्लेवर, एडिक्शन हो जाता था। वरना आज तक तो सालों साल बच्चों को पता ही नहीं चलता, पिछले 30 साल से चल रहा है। इस बंदे ने आके बताया भैया लेबल थोड़ा देख लिया करो क्या है उसके अंदर। फिर मैं देखने लगा कि भैया ये आटा नूडल्स में आटा कम, मैदा ही है। ये बिस्किट जो आटा बिस्किट बोल रहे हैं उसमें 50% तो मैदा ही है। शुगर के अलग अलग नाम आ गए, ये भी मेरे को नहीं पता था। हाँ। भाई ये क्या क्या पता नहीं, नए नए नाम आ गए, बोले ये तो और हानिकारक है।
और फिर हम सोचते हैं कि आजकल ये कैंसर वैंसर क्यों बढ़ रहा है। अरे भाई बाहर की इतनी सारी चीजें जिसमें 10 चीजें और घुसा के रखी हुई हैं उन्होंने इंजेक्शन मार मार के, तो होनी है। अभी जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, वेनिला आइसक्रीम अपन खाते हैं, जो लोग वेनिला आइसक्रीम खाते हैं, हम लोग असली वेनिला खा ही नहीं रहे। जो असली वेनिला होता है वो इतना महंगा होता है, मतलब 1 ml एक्चुअली में 200 या 300 रुपए का पड़ता है असली वेनिला, क्योंकि बड़े मुश्किल से निकलता है। अच्छा। ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा वेनिला देते हैं, 2 तरीके का होता है। एक तरीके का चूहा होता है, उसकी जो पॉटी होती है उससे एक आता है, एक तरीके का चूहा बाहर का होता है, चूहा की प्रजाति का मैमल है, एक वो होता है, या दूसरा जो 90% बनता है वो केमिकल से बनता है। तो हम लोग अगर जा रहे हैं ये सोच के कि हम वेनिला आइसक्रीम प्योर खा रहे हैं, तो भाई ये प्योर तभी है जब आप महंगा वाला खा नहीं रहे हैं हम, चूहे की टट्टी टट्टी चाट रहे हैं। अरे आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी कॉफी, जो सबसे महंगी कॉफी के बीन्स होते हैं, हाँ, वो बिल्ली की टट्टी से बनते हैं। आप गूगल करो, अपन वो नहीं पी रहे, हाँ। बट हाँ मैं बता दे रहा हूं सबसे महंगी जो आती है, आप गूगल करो। तो हम इंसान कर क्या रहे हैं, जानवरों की टट्टी चाट रहे हैं, टट्टी खा रहे हैं, मतलब बच क्या गया। यार पॉइंट ये है, पॉइंट घूम फिर के यही आता है कि हाँ, अवेयरनेस जरूरी है, हमें awareness पता जरूरी होना है। चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और थोड़ा हम्म। थोड़ा सा हमको अपना रिसर्च करना चाहिए। अभी हेल्थ से हम एक बार वापस से बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंशियल बिल्कुल हेल्थ पे बिल्कुल। आते हैं। अभी जैसे हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था, उसमें आपने जिक्र किया था SIP का और बिल्कुल। म्यूचुअल फंड का, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जा नहीं पाए थे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लो आजकल लोग ट्रेडर से इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, जैसा आप भी बता रहे हैं ट्रेंड अब चल पड़ा है म्यूचुअल फंड्स का, SIPs का। तो जब हर कोई SIP में ही पैसा लगाएगा तो क्या हर कोई उतना रिटर्न पाएगा या कमाएगा? नहीं पाएगा। मैंने स्टार्टिंग में जो कहा, लास्ट 4 साल में जितना रिटर्न बना वैसा इमीडिएटली नहीं बनेगा। लेकिन इसको अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इसको मैं दूसरे नजरिए से समझाता हूँ। भारत की इकोनॉमी भी है $3 ट्रिलियन की, $3 ट्रिलियन की। आने वाले 7 से 8 साल में ही होने वाली है $9 ट्रिलियन, 3 गुना बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमी जब बढ़ती है तो मार्केट में पैसा आता है तो भी बढ़ती है। ऑब्वियसली पैसा, उद्योगपति आएंगे, IPOs आएंगे तभी आएंगे। तो पहला फैक्टर ये है कि जो लोग SIP कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव बता रहा हूँ। अच्छा। 2 साल खतरनाक है, लेकिन ओवरऑल अब अपन 10 साल का पिक्चर देख रहे हैं। हाँ, मिनिमम अब 10 साल का, तो 10 साल में 3 गुना अगर ओवरऑल इकोनॉमी होगी, तो आपका पैसा उस इकोनॉमी के बेंचमार्क पे लगा है, निफ्टी पे या इंडेक्स पे, तो आपका पैसा भी उसी तरह बढ़ेगा, क्योंकि निफ्टी उसी स्पीड पे बढ़ेगा जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है। हो सकता है कभी कभार तो वो उसको भी सरपास करता है, उससे भी तेज फॉरवर्ड लुकिंग होता है, आगे बढ़ता है। तो पहली चीज इस चीज को समझिए कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो $9 ट्रिलियन की बनेगी तो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो हमने अनइंटेंडेड फ्लोज की बात करी, कहीं ना कहीं वो इंटेंडेड फ्लोज आगे चल के बनेंगे, क्योंकि लोग अब पढ़ने भी लग रहे हैं। हाँ। लास्ट 1-2 साल से लोग पढ़ रहे हैं एक दूसरे। पहले लोग आंख बंद करके, अच्छा भाई ने बोला इधर पैसा लगाना तो लगाना है, लेकिन अब वो भाई से बात भी करते कि अच्छा भाई इधर ही क्यों लगाना है, क्या पढ़ूं मैं, मेरे पास समय है थोड़ा 1-2 घंटे में पढ़ लूं, किससे मैं सीख सकता हूं। तो सीखने की थोड़ी चाह आ रही है अब लोगों में। तो इस चक्कर में क्या होने वाला है, US में जब हम बोलते हैं कि भाई एक म्यूचुअल फंड का फ्लो जो करीब करीब $80 बिलियन तक का आता रहता है जनरल, वो उनका जो फ्लो है उसके सामने हम 0.05% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हमारी आबादी के साथ साथ ये चीजें थोड़ी सी बढ़ेगी। अब मैं एक ऐसा ट्विस्ट आपको देता हूं जिस हिसाब से लोग सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं। बर्थ रेट हमारे देश में अब धीरे धीरे यंगस्टर्स में गिर रहा है। बर्थ रेट इन द सेंस फैमिली प्लानिंग में, सिटीज में। हाँ, सही है। ठीक है, आज से 10 साल बाद देखो 3-3 बच्चे रखते थे लोग घर पे, अब एक के बाद बहुत लोग रुक जा रहे हैं। इनफैक्ट आने वाले 10 साल में मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग एक बच्चा भी नहीं करेंगे। और आप अपने सर्कल में भी देखोगे बहुत सारे लोग होंगे। भाई अभी कल परसों एक रिपोर्ट में सुन रहा था मैं इस BBC CNN चैनल पे कि कुछ रिसर्चर्स ने ये डेटा निकाला है कि 10 साल बाद या 15 साल बाद शादियां होने का जो हाँ, तो अरे परसेंटेज है। इलॉन मस्क ने एक रिट्वीट करा था, उसने बोला था इलॉन मस्क के हिसाब से 2040 के बाद, हाँ, कुछ ऐसा ही। हाँ, विमेन सिंगल रहना पसंद करेंगी और शादियां होंगी नहीं। तो हम अपने अगर पॉइंट पे आते हैं, तो हमारा पॉइंट ये है कि पहले 3 बच्चे कर रहे थे लोग 10 साल पहले, तो 3 बच्चों का खर्चा देखना है, पढ़ाई देखना है, कर लिया तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। फिर बच्चा कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया बड़ा, जब एटलीस्ट कॉलेज तक तो देखना पड़ेगा, उसके आगे भले वो खुद देखे।
और हमारे देश में तो कॉलेज का शादी तक देखते हैं, शादी के बाद तक देखते हैं भाई, प्रॉपर्टी देने तक देखते हैं, है ना। डाउन पेमेंट तो घर वालों से आती है बहुत बार। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब आप सोचो, इसको ऐसा समझो, अगर 100 रुपए आते थे, पहले 3 बच्चों पे बट रहे हैं, मान लेते हैं 10 रुपए खुद पे, क्योंकि माँ बाप अपने ऊपर हमेशा कम खर्च करते हैं, और 30 रुपए उन्होंने बच्चों पे कर लिया। अब अगर एक ही बच्चा है, 30 + 10 40 हो रहा, मैं अब 20 रुपए भी अब खर्च करता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देता हूँ, 50 हो रहा है, 50 बच रहा है। अब ये 50 बच रहा है और मेरे को दिख रहा है आसपास कि भाई जो वड़ा पाव मैं 4 रुपए का खाता था वो 20 रुपए का हो गया है। जो प्रॉपर्टी मैंने एक समय पे 20 लाख की देखी थी वो 2 करोड़ की हो गई है। मेरे को महंगाई दिख रही है, तो मैं तो कोशिश करूंगा ना महंगाई को कैसे बीट करूं। स्टार्टिंग भले मैं सेफली करूं कि भैया 10 रुपए मैं फिक्स डिपॉजिट पे डालूंगा, बट धीरे धीरे जब मैं देखूंगा कि मैं जिस ऑफिस में जा रहा हूं, मेरे ऑफिस का साइड वाला म्यूचुअल फंड कर रहा है, तीसरा एसआईपी की बात कर रहा है, चौथे ने एक्चुअली में पैसा कमा के एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो अब तो मैं भी लेना चाहूंगा। तो ये जो 50 रुपए जो बचा रहेगा ये कहाँ जाएगा, मतलब इस एंगल से कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि अब डिस्पोजेबल इनकम बचेगी भी फैमिलीज के अंदर, ये पैसा इधर जाएगा। मेन चीज क्या हो रही है, महंगाई लोगों को अब दिख रही है, पहले लोगों को दिखती नहीं थी, अब लोगों को दिख रही है कि भाई प्रॉपर्टी, पहले सिर्फ प्रॉपर्टी में महंगाई की बात करते थे, अब सामने वाले को पता है कि भाई मैं अपने आप को एक दोस्त के साथ भी थिएटर भी जाऊंगा तो मेरा 1000 रुपए तो एक मूवी पे जा रहा है। मूवी हो गई, पॉपकॉर्न आपको पता है 400 रुपए पॉपकॉर्न के लूट जाएंगे, टिकट से ज्यादा महंगी वो चीज हो जाएगी, है ना। तो वो जब वो देख रहे कि हर चीज महंगाई है, और प्लस हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा बढ़ाना है, अब हम एंड्रॉइड नहीं, हम iOS यूज करेंगे, लेटेस्ट यूज करेंगे, तो जब ये सारी चीजें करनी है तो उसको ये भी तो दिखेगा मेरे को कहीं पे तो अपना पैसा बनाना भी पड़ेगा, और फिर वो इंटरनेट पे आएगा हाउ टू मेक मनी, तो पहला आएगा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, तो वो बोलेगा चलो अब मैं इधर, तो ये जो 0.05% का आंकड़ा है जो हमारे इधर आ रहा है वो उधर से बढ़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअल उस चीज पे, वो चीज हो गई। तीसरा जो मेरे को दिखता है, जो चीज 1980s में यूएस के साथ हुई थी वो अब धीरे धीरे भारत में हो रही है। 1980s में प्राइवेट इक्विटी का कल्चर आया था, ब्लैक रॉक हो गया, उसके बाद वैनगार्ड हो गया, इस तरह की कंपनी आई थी। प्राइवेट इक्विटी किसको कहते हैं इसको समझते हैं। स्टॉक मार्केट हो गया पब्लिक इक्विटी, पब्लिक सारी उस पर पैसा लगाएगी, जब भी उद्योगपति पब्लिक से पैसा उठाएंगे वो पब्लिक इक्विटी। प्राइवेट हो गया जो थोड़ा रिस्की होता है, जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टिंग हो गया, या बहुत मतलब बड़े बड़े लोग बड़ा अमाउंट डालते हैं छोटा कार्टेल बना के बड़े रिटर्न के लिए, बट स्टार्टअप हो गया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। प्राइवेट इक्विटी का कल्चर इंडिया में आ रहा है। आप खुद सोचो 10 साल पहले कितने स्टार्टअप फंडिंग इंडिया में हो रही थी और आजकल कितनी हो रही है, हर दूसरे बंदे को फंडिंग मिल रही है, हाँ है ना, बिल्कुल। और प्राइवेट इक्विटी अब एक्सेसिबल हो रही है, काफी सारी वेबसाइट्स ऐसे आ रही है जो बोल रही है कि भाई आप 50,000 भी डालोगे तो एक फ्रैक्शन आपको भी मिल जाएगा इस चीज का। तो प्राइवेट इक्विटी वाला कल्चर इधर आ रहा है। 1990s में जो चाइना के पास था वो हमारे पास है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग पॉपुलेशन। चाइना के पास यंग पॉपुलेशन अब डिक्लाइन हो रही है, उनके पास 70 ईयर ओल्ड ऊपर वाले ज्यादा लोग हो गए, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी करी थी। अब आप इसको लॉजिकली समझो, किसी भी देश का कंजम्पशन, पिज्जा ज्यादा कौन खाएगा, 40 साल के अंदर वाले लोग, उसके बाद तो हेल्थ प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई, अब बंद हो गया बर्गर चीज ये सब। दूसरी चीज है, मर्सिडीज चलाने की इच्छा ज्यादा, ऑडी चलाने की इच्छा किसकी होगी, यही लोग होंगे, अंडर 40 वालों की होगी, 70 में मुश्किल से होगी, मतलब सबके शौक है, बट जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल। तीसरी चीज है, मूवीज ज्यादा कौन देखने जाते हैं, यंग लोग, यंगस्टर्स जाते हैं, तो ये वाला पॉपुलेशन अपने पास, एवरेज एज जो 25 से 30 का है वो अपने पास सबसे ज्यादा है। तो इनोवेशन कौन करता है 70 के बाद, 50 के बाद तो आपके न्यूरॉन्स मरने शुरू हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना मंद बुद्धि होने लग गए, माइंड भ्रष्ट होने लग गया। साइंस है यार, बायोलॉजी है, अपना धीरे धीरे स्लो डाउन होगा माइंड का, अल्जाइमर सब निकलेगा, बट यंग पॉपुलेशन ही है ना जो नया इनोवेशन करना, नया रिसर्च करना, नई एआई के साथ क्या कर देना, ये सारी चीजें, ये सब यंग पॉपुलेशन सोचेगा। तो ये सारी शक्तियां अपने पास अभी है। तो जो 90s के अर्ली 90s में चाइना जो भगे जा रहा था, जो सारी चीजें हो रही थी, और यूएस में 80s में जो हो रहा था, वो अब अपने पास है, मतलब बॉल अब अपने कोर्ट में है। अब लोग बोलेंगे कि भाई लेकिन चाइना जैसा स्लो हो रहा है अब तुम भी हो जाओगे, तो अब चाइना का फैक्ट देखो, चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच के स्लो हुआ। हम तो आने वाले 7-8 साल में कितने की बात करें, 9 ट्रिलियन, 9 की। तो अपने जीवन जीते जी तक अगर कोई बहुत बड़ा राडा नहीं हो जाता कि भाई न्यूक्लियर वॉर ही हो गया हर जगह, देखो वो अपने हाथ में नहीं, बिल्कुल, या ऊपर से एलियन जादू आ गया वो सबको उड़ा के ले गया, बोले चलो मेरे स्पेसशिप पे बैठो मंगल ग्रह चल लो, ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीजें हो जाए जिसपे अपना आपका ना हाथ है ना मेरा हाथ है, या मान लो भैया कलयुग बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है, कल की अवतार अभी हो गया और अभी फाइटिंग, तो फिर तो अपन कुछ नहीं कर सकते। बट अगर सही में प्रैक्टिकल होकर सोचो तो भारत के पास ये पोटेंशियल है। तो एक इन्वेस्टर को अभी क्या समझना चाहिए, सिंपल सा है, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहा है, तुम चालू रखो। मैं बोल रहा हूँ 2 साल में बैंड बजेगी, 2 साल में ना जब बैंड बजते हुए दिखे
तब बढ़ा दो, हम्म, एवरेज कॉस्ट आपका बढ़िया बनता जाएगा ना। ठीक क्योंकि है। देखो पैसे ऐसे भी आप लगाने वाले थे 10 साल, ऐसे भी लगाओगे, निकालो या रोको मत उस समय पे, उस समय पे बढ़ा दो। अभी अभी अगर 2 रुपए लगा रहे हो तब 4-4 रुपए लगाओ, कर्जे वाला नहीं, कहीं से अगर अपने पास सेविंग रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट रखा है, लगाओ, लगाते जाओ। बीवी के बगैर पैसे रखे हो, लगाओ, उस चीज पे लगाओ, क्योंकि ये मौका है, इधर ही जब आप एक्यूमुलेट करोगे और उसके बाद जब वापस हवाले से वापस सही हो जाएगा तब वापस 2-2 रुपए लगाने लग जाओ। इससे क्या होगा कि वो 10 साल में, एक दिन में आपको नहीं दिखेगा पैसा। पहले दिन जब आप लगाओगे, देखो बैम्बू ट्री का कंसेप्ट है, बड़ा हमारे इधर प्रचलित चलता है। एक बंदा जाता है, वो जाता है एक पेड़ को, पौधा को पानी देता है, पहले दिन देखता है भैया तो बढ़ा नहीं, दूसरे दिन तक बढ़ा नहीं, 1 साल दिया कुछ भी नहीं हुआ, 3 साल दिया कुछ नहीं हुआ, हार मान के चले गया। और एक बंदा आता, बोलता है 3 साल से दे रहा था, देख क्यों नहीं रहा, चलो मैं देता हूँ। वो अगले 2 साल में देता है, अचानक से बढ़ जाता है। ये होता है बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री पहले 4 साल तक कुछ नहीं करता, 5वें साल में फट जाता है। तो ये वाली चीज अब करने का समय है, थ्योरी से प्रैक्टिकल होने का, कि आप थोड़ा 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 इंच बाय इंच पैसा लगाते जाओ, फिर कब बड़ा पहाड़ बन जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। पावर ऑफ 72 लास्ट टाइम पे बताया था। इसको एक दूसरे तरीके से आप समझो कि आज अगर किसी भी व्यक्ति को ये सोच रहा है कि अभिषेक भाई पिछली बार आपने बता दिया 100 करोड़ का तो एक रूल बता दिया कि भाई इतना 25 लाख कर लिया, इतने परसेंटेज का रिटर्न कर लिया, ये कर लिया। अगर आज हमको बोलोगे कि प्रैक्टिकली हम किस प्रकार से एक ठीक ठाक कुछ करोड़ रुपए बना ले बिना ज्यादा काम किए, बिल्कुल, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। करोड़ रुपए बनाने के लिए सच्चाई ये है कि आपके पास करोड़ रुपए होने भी चाहिए। अभी करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? एक्टिव इनकम से। अपनी एक्टिव इनकम जिसकी नहीं है, पहले वो एक्टिव इनकम बढ़ाओ। नौकरी कर रहे हो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ। किसी के साथ फ्रीलांस काम कर रहे हो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ। कि आज अगर तुमको किसी काम के 10,000 बन रहे हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाओ कि तुमको 20,000 मिलने लगे। पहली चीज तो ये करो, ठीक है, क्योंकि पैसिव इनकम बनाने के लिए पहले बड़ा इनकम चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने ये मार्केट में आर रोना कर दिया है कि भाई अपन को पैसिव इनकम पैसिव इनकम पैसिव इनकम, पैसिव इनकम से बड़ा इनकम तभी बन पाएगा जब आपका एक्टिव इनकम इतना बड़ा हो, आपके पास पहले से अच्छा पैसा हो, तभी तो पैसिव इनकम बनेगा। बिल्कुल। 100 रुपए के शेयर पे 1 रुपए के डिविडेंड से आप क्या ही कर लोगे, बट 50 लाख के शेयर से फिर डिविडेंड बनेगा, तब लगेगा ना कि भाई कुछ पैसिव इनकम आया अपना। एग्जैक्टली। तो आज के टाइम पे लोगों को मैं एक ब्लूप्रिंट देता हूँ कि भाई 10 साल का अगर नजरिया रख रहे हो, अपने एक्टिव इनकम बढ़ाते जाओ, ठीक है, जहां जहां से है, कोई गलत नहीं है। जब तक आपको पता है आप सही काम कर रहे हो, दुनिया जाए भाड़ में जो भी बोल रही है। क्योंकि एक बात याद रखना सत्येंद्र भाई, हमेशा जीवन में याद रखना, आज ना लोग जजमेंट पास करते हैं उर्फी, क्या नाम है उनका, उर्फी जावेद को, कि ये उर्फी देखो, मतलब लोग इतने गिर गए हैं कि भाई पैसे के लिए क्या कर रहे हैं। मैं बोलता हूं भाई, जाके उसका बैंक अकाउंट बैलेंस देखना, तुम्हारा बैंक अकाउंट बैलेंस देखना, उसके घर की शांति देखना, तुम्हारे घर की शांति देखना। शी इज मच 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 बेटर। क्यों? क्योंकि इस चीज को समझो, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप इज्जत बेच के पैसा कमाओ। मैं ये कह रहा हूं किसके घर पे, किसके दिमाग पे, किसके परिवार पे क्या चल रही है वो आपको पता नहीं है। हाँ, जजमेंट करना बहुत आसान है। हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जज ऑडियंस में बैठी हुई है। हाँ, ये तो सच है ना? बिल्कुल। तो जजमेंट करना बहुत आसान रहता है, लेकिन आप ये समझो, कल को उर्फी के घर पे या किसी के भी, अपन में से किसी के, ये मेरा सिंपल से ये मानना है, अगर हमारे घर पे आज किसी को कैंसर हो जाता है, होना नहीं चाहिए, हो गया, या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई जिसमें डॉक्टर ने बोला 50 लाख रुपए लगेंगे, ये लोग लाके देंगे? कोई नहीं देगा। लाना कहाँ से है? और सोचो, हमने अपने ईमान को रखने के लिए, नहीं, लोग बोलते हैं कि सिर्फ जॉब से ही पैसा कमाना है, वही मेरी 50,000 की मैं सैलरी रख रहा हूँ, कहाँ से लाऊंगा 50 लाख? घर बार बिक जाएगा, कर्जे में आ जाऊंगा, डूब जाऊंगा, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा, पूरी जीवन ऐसे निकल जाएगी। तो भाई नोबडी इज स्टॉपिंग यू। 50,000 कमा रहे हो तो अपनी औकात इतनी बना लो कि आगे चल के तुम 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने के कमाओ। और आज इंटरनेट के एरा में ये पॉसिबल है, लीगली पॉसिबल है। हाँ, लीगली पॉसिबल है। आपको बस एक स्किल पकड़नी है और हार नहीं माननी है। प्रॉब्लम है आप थोड़ा सा करोगे, अब बहाने, पता अपन यूट्यूब वाले की बात करते हैं ना, तो यूट्यूब की बात करते हैं। मेरे को आज भी याद है मैंने क्यों चालू करा था यूट्यूब का। मेरा दोस्त है, वो फूड ब्लॉगिंग का, आपको याद होगा 2018 में बड़ा क्रेज चलता था, है ना, यूट्यूब पे हर कोई बंदा है। गाइस आज हम इधर बैठे हैं इस होटल में, मेरे दोस्त को चढ़ गया था। वो ब्लॉगर्स का बड़ा टाइम चलता था, एक मुंबई का निखिल करके हैं, आपको पता होगा, मुंबई का। हाँ, तो उसकी बाइक वाइक का बड़ा चलता था, लोनावला से इधर चले जा रहा है और हिमालयन चला रहा है, तो बढ़िया बढ़िया चलते थे। तो मेरा दोस्त बड़ा देख के इंस्पायर्ड था, तो बोलता था कि भाई मैं चालू करूँ, मैं तो बहुत बढ़िया, मेरा तो इंटरेस्ट भी नहीं था। मैंने ठीक है, अपन फिजिकली सिखाते तो उसमें मजा आता था, जो भी आता था। तो
वो भाई बोला कि भाई करते हैं, तो वो मैं कैमरामैन था उसका, आईफोन था उसका। अच्छा। मैंने बोला दोस्त है यार अपना, भाई है, भाइयों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। तो हम बढ़िया पुणे के बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते थे। तो एक तब बाहुबली थाली बहुत क्रेज चला था, बाहुबली की थाली आने लग गई, दीपिका पादुकोण थाली आती थी, हनी सिंह थाली आती थी, नरेंद्र मोदी थाली आती थी। उधर जा रहे हैं। फिर सुजाता मस्तानी के ये आइसक्रीम्स होती थी और फालूदा होता था, कुल्फी फालूदा, इधर जा रहे हैं। मैं बढ़िया शूट कर रहा हूँ, वो है, मेरे को तो पता भी नहीं था कुछ प्रीमियर प्रो करके ये सब डाल के एडिट वेडिट करके इसने पहला वीडियो डाला यूट्यूब पे। तब तो इंस्टा इतना अपने इधर नहीं चलता था, 18 की बात कर रहा हूँ मैं, 17-18। तो वो डाल रहा है, तो उसने 1-2 बार तो किया। और मेरे को वो डील वो देता था कि भाई तू बस मेरा वो ले ले, मैं तेरे को खिलाऊंगा। अच्छा। तो बढ़िया, अपना तो क्या भाई के साथ जाएंगे, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, कर देंगे शूट, अपन तो उतने में खुश हैं छोटे से उस हिसाब से। और अपने बोला नहीं भी खिलाएगा तो चलो अपन को पता तो चलेगी कि भाई अपने इधर कौन सी बढ़िया जगह है, क्योंकि रिसर्च ये कर रहा है कि भाई इधर चलना उधर चलना है। तो बढ़िया गया। 2 वीडियो के बाद क्या हो गया कि उस समय तो क्या जियो वियो भी नहीं था, तो व्यूज इतने नहीं रहते थे, मतलब उसको कुछ 50 व्यू 70 व्यू, उसमें से 30 तो अपन लोगों के ही रहते हैं। तो वो हो रहा था, तो वो शायद डिस्करेज हो गया होगा। और वो मेरे को हर बार बोलता था भाई तू भी चालू कर ले, तू फाइनेंस का करना, तेरा फोटे है, तू चालू कर। मैंने अरे छोड़ यार छोड़। फिर एक बार क्या हो गया, एक कॉलेज में सेशन लिया था, बुलाया था वहाँ पे बच्चे आके बोले और आप ना कहानी के थ्रू बहुत सही सिखा देते हो, तो आप यूट्यूब पे क्यों नहीं करते। मैंने बोला यार देखो फिजिकल में कितना मजा आता है, आप लोग सामने रहते हो, सवाल जवाब होता है, वहाँ पे स्क्रीन के पीछे क्या ही बुरा है। बोले अरे आप करो तो सही। तो अपन ने सोचा करके देख लेते क्या जा रहा है। थोड़ा एक्टिव 2020 के बाद बहुत लोग पीछे पड़ गए, तो एक्टिव हो गए। तो मैंने बोला चलो अच्छा डिसीजन है, भगवान जब इशारे दे तो उठा लेने चाहिए। तो कितने लोगों तक अपन रीच कर पाए, पहुंच पाए वो वाली चीज पे, तो अपन ने किया। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, जिस बंदे को देख के मैंने चालू किया उसने वहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, ये बोल के कि यार कितना कंपटीशन है यार, बहुत लोग हैं। उसने ये चीज बोली। जब 2020 में मेरे साथ काफी सारे यूट्यूबर आए, मैं मजे मजे में, तब स्कैम 92 का सीरीज आया था, तो मैं हर्षद मेहता के ऊपर सीरीज डाल रहा था वहाँ पे, जो बहुत बढ़िया चल रहा था। उस समय पे भी मेरे साथ वाले जो थे वो बोले यार कंपटीशन बहुत हो गया, उन्होंने भी छोड़ दिया। और आज भी 2024 में लोग यही तो बोल रहे हैं कि अब तो पीक पे है कंपटीशन। तो भाई सत्येंद्र भाई, भारत की जितनी आबादी है, कंपटीशन तो हर फील्ड में होनी है, रहेगा ही रहेगा, और ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो, आप अगले साल जब आईएएस की परीक्षा दोगे तो उस साल के लोग बैठेंगे, पिछले साल के बैठेंगे, और पिछले 6 साल के लोग बैठने वाले हैं। बिल्कुल। जो री अटेम्प्ट दे रहा है, ऐसे लोग भी देखेंगे जिनका क्रैक हो गया था लेकिन एक किसी चीज के कारण रुक गए, वो भी देगा। तो ये कंपटीशन कम नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या है, दूसरे को देख के रोने से बेटर है खुद को आप इंप्रूव करो और ढलो उस चीज में। बिल्कुल। तो ये वाला एक एक्टिव इनकम की भी अगर मैं बात करूं, अगर वापस फाइनेंस पे जाते हैं, तो ये बहाना देना छोड़ो कि यार आजकल कॉर्पोरेट तुम्हारा टाइम अलग था। भाई टाइम तो हर समय अलग ही रहेगा। और हाँ, मैं ये मानता हूं कि कोविड के बाद से दुनिया 10 साल आगे बढ़ गई है। हम 2024 में हैं, लेकिन शायद कोविड नहीं आता तो ये जो उन्नति हम लोग देख रहे हैं, स्पीड में जो चल रहा है, ये नहीं हो पाता। ये हम 2011-12 में देखते, 2031-32 में देखते, वो हम 2024 में देख रहे हैं। स्पीड बढ़ गई है, इस पे मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आपको पता भी नहीं चला होगा। इंटरेस्टिंग चीज पता है, 2020 के पहले आपको समझ में आता था कि 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, साल भर हो गए। 2020 के बाद साल कैसे निकल रहा है आप समझ रहे हो। हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 2024 खत्म हो गई है, बताओ, लग रहा है अपने को 2024 खत्म हो गई है। बोलो समय कितनी स्पीड से भाग रहा है। समय वही है, पॉइंट है, कंपटीशन है, सब कुछ है। तो आप उस पे आओ, उस पेस पे आओ। अगर एक हाईवे पे सारी गाड़ियां 80 पे चल रही हैं, आप 30 पे चलोगे और ये सोचोगे आप सेफ हो, सेफ नहीं, आप एक्सीडेंट हो सकता है भाई साहब। आपका पॉइंट है, आप 80 नहीं तो 70 पे चलो। और मैं एक चीज ना अपने सारे आपको भी कहूंगा, सबको कहूंगा, हम लोगों का ना थ्रेट, जो कॉम्पिटिटिव थ्रेट है, ये वो लोग नहीं है जो 20 साल पहले हमसे चालू कर चुके हैं, जो हमसे 10-20 साल बड़े हैं। हमारा थ्रेट ना पीछे से आ रहा है। यंग पीढ़ी, 15 साल के बच्चे मशीन लर्निंग की बात करें, 17 साल के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाथ जमा के बैठे हुए हैं, 18 साल के बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक 13 साल के बच्चे ने भगवत गीता के 800 पेजेस कार्टून, मतलब एक बिल्कुल आर्टिस्टिक वे में बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया 13 साल की उम्र में। लोगों को पता नहीं होगा, लोगों को सिर्फ ये पता होगा कहाँ पर किसकी कौन सा ट्रेलर आ रहा है, क्या आ रहा है, उनको ये चीज नहीं पता होगी, वो बात अलग है। बट आप सोचो 13 साल का बच्चा, हमने भगवत गीता ही प्रॉपर कितने साल बाद पढ़ी होगी, बताओ। तो मतलब ये पीछे जो आ रहा है ना,
ये खतरनाक इसके है। पास, हाँ, ये जिस स्पीड, ये फ्लैश है, वो फ्लैश कार्टून है ना जो एकदम भग जाता है, हाँ हाँ। ये लोग फ्लैश हैं। हम लोग अभी बैटमैन सुपरमैन है, लेकिन बैटमैन सुपरमैन को भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो डोंट सिट डाउन। और सबसे बेकार चीज जो इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में और किसी भी फील्ड में किसी को रोक सकती है ना, वो है उसका ईगो। हाँ। The amount of wealth which you are going to generate in this lifetime is indirectly proportional to your ego. गहरी थोड़ी बात कह दी है, लेकिन ये समझ सही गया। बात है। जितना ज्यादा ईगो होगा उतने जल्दी आप खत्म होगे। आप देखो, जितना जितना बड़ा इंसान होता है, रतन टाटा जी को देखो, रतन टाटा जी के अंदर ईगो इतना सा भी नहीं था, इसलिए वो द लेजेंड रतन टाटा रहे। सही है। ओशो ने एक बार एक चीज कही जो आज के समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को ने अगर इस चीज समझ ली ना, तो उन्होंने क्या कहा, ओशो ने कहा कि अगर आपको कांटे दिख रहे हैं और फूल दिख रहे हैं, तो यार कांटों से मत उलझो। क्यों? क्योंकि कांटों से उलझाओगे तो रक्त रुहान हो जाओगे, लहूलुहान हो जाओगे। उसके बाद अगर फूल के पास जाओगे तो फूल भी आपको वो सुख नहीं दे पाएगा। तो कांटे तो आपको ऐसे भी दुख देने वाले हैं, तो कांटों को इग्नोर करो, जो फूल है ना उसमें समा जाओ। जब समा जाओगे ना तो कांटों का आभास भी नहीं होगा। तो लाइफ में डिफिकल्टी, लाइफ में क्रिटिसिज्म, लाइफ में अप्स एंड डाउन तो सबके हैं। कौन एक इंसान बता दो जिसके लाइफ में नहीं होगा? बट अगर हम उसी को देख के रोते रहे ना, तो एक ब्राइट साइड है। दो प्यार करने वाले हमारे जो परिवार वाले जो हमारे साथ खड़े, जो दो दोस्त हैं जो आपके बोलने पे वो आएंगे आपके, आप उनको भी नहीं देख पाओगे क्योंकि आपकी नजर इधर ही है। तो छोटी सी चीज है, लोगों में आजकल ये बहुत हो गया है जो बोलते हैं डिप्रेशन में आ गए हैं, सफोकेशन आ गया है, फ्रस्ट्रेशन आ गया है। भाई अपना, इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो, सारी दुनिया बदल जाती है आपके साथ। और आपके सेगमेंट में भी मुझे लगता है ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी चीज में घुसे हुए हैं कि उसने इतने करोड़ कमा लिए, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। ये जो आपने सही तरीका जो बताया ना, इसमें मेरे को बड़ी अच्छी चीज क्या लगी, एक्टिव इनकम के पीछे लोग नहीं भाग रहे। बिल्कुल। जो नौकरी करने वाले ना वो पैसिव इनकम के चक्कर में शेयर उसका मार्केट रीजन में है, जा रहे हैं। नौकरी करने वाला स्टॉक मार्केट में इसलिए नहीं आ रहा कि उसको स्टॉक मार्केट पसंद है, नौकरी करने वाला स्टॉक मार्केट में इसलिए आ रहा है बिकॉज उसको उसका बॉस नहीं पसंद है। यस, ये रियलिटी है। नौकरी करने वाला इसलिए स्टॉक मार्केट में आना चाहता है बिकॉज उसकी पगार बढ़ नहीं रही। वो ये नहीं देख रहा कि मैं अपनी स्किल्स ही नहीं बढ़ा रहा हूं तो मेरी पगार कहां से बढ़ेगी। अरे नहीं बढ़ रही उस कंपनी में तो कंपनी चेंज करो ना। तुम्हारे अंदर अगर औकात है तो चेंज करो, किसने रोका है तुमको? आज के समय पे, एक समय होता था जब एवरेज कोई इंसान 15 साल एक कंपनी में निकालता था, आज का एवरेज इंसान 1.5 साल निकालता है। तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? स्विच करो ना। आईटी वालों को देखो 6-6 महीने में बदल रहे हैं, सिंपल है। उसके बाद अगर आप बहाने देते हो, अरे नहीं मैंने मैकेनिकल कर लिया इधर फंस गया, तो भाई आज आप ऑनलाइन बैठ के सर्टिफाइड कोर्स अपग्रेडेशन करके भी आगे बढ़ सकते हो। काफी लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास 6 घंटे नेटफ्लिक्स को देने के समय है, लेकिन वो 6 घंटे सर्टिफिकेशन करने के समय नहीं है आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा नेटफ्लिक्स बंद कर दो, अबे 1 घंटा देखो ना, 5 घंटा अपने उस पर दे दो। मैं हमेशा बैलेंस के फेवर में हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस, मैं उनके भी अगेंस्ट हूं जो बोल रहे हैं पूरी इनकम एसआईपी पे डालो। अरे पूरी इनकम एसआईपी पे डाल दोगे तो जीवन क्या जियोगे? बुढ़ापे में 70 साल में तो मर्सिडीज ऑडी चला के कर क्या लोगे? सिंपल सी बात है। पॉइंट है, ये पॉइंट है। हाँ। तो आप सिंपल सा है ना, 100 रुपए कमा रहे हो तो 100 में से आप बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हो, 60 रुपए लगा दो एसआईपी पे, 40 अपने ऊपर खर्च करो। जीवन का कोई भरोसा भी तो नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूं आप जी जाओगे, लेकिन अगर नहीं जिए, 30 साल में अगर निपट गए तो निपट ही रहे लोग। निपट रहे हैं आज तो बहुत जल्दी हार्ट अटैक 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो जा रहा है, आप बोलो। तो पॉइंट ये है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। अरे भाई मतलब सबसे बड़ा, मैं बोलता हूं सबसे बड़ा आज के टाइम पे स्कैम ये सोशल मीडिया पे बना हुआ है। क्या भाई साहब, सैलरी आ गई एसआईपी कर लो, प्रोफेशनल इनकम आ गया एसआईपी कर लो, बिजनेस का पैसा आ गया एसआईपी कर लो, दिवाली का बोनस आ गया एसआईपी कर लो। अरे भाई जियोगे कब? सब कुछ अगर एसआईपी कर लोगे तो जियोगे कब? और क्यों एसआईपी कर लो? क्योंकि 30 साल बाद, हाँ तो भाई तुम एक सिंपल सा काम करो ना, तुम 30 साल तक चड्डी पहनना छोड़ दो, पेज इंडस्ट्री के पैसे उसमें लगा दो, 30 साल बाद तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी चड्डी की दुकान हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। 30 साल तक तुम अपने घर से लेके 20 किलोमीटर चलना शुरू कर दो, वैसे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और कोई गाड़ी का स्टॉक मत लो। क्यों? क्योंकि 30 साल बाद तुम एक मारुति का शोरूम उसी पैसे से बना। अरे भाई साहब तुम हो अभी 30 साल के, और 30 साल 60 साल में उम्र में तुम एक मारुति का शोरूम खड़ा भी कर लोगे, और क्या पता तब तक उड़ने वाली गाड़ी आ जाएगी। लो गया, तुम्हारा प्लान ही फ्लॉप हो गया। सही बात तो है। ये सबसे ज्यादा मेरे को वो लोग बात करते हो कि आज से अगर तुमने 2000 के टाइम पे अगर तुमने बाइक नहीं खरीदी होती 2 लाख रुपए की, और उसको अगर तुमने आयशर मोटर के शेयर पे लगाया होता तो आज 7 करोड़। अरे आयशर मोटर के सीईओ को नहीं पता था वो 7 करोड़ रुपए के शेयर हो जाएंगे उस समय पे।
उसको खुद नहीं पता था। उससे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई ऐसा बोला जाता है, म्यूचुअल फंड वाले तो यही बोल के चिपका रहे हैं। बोले भाई उस समय पे ना हमको लग रहा था हमारा एक वॉल्वो के साथ डील होने वाला था, वॉल्वो कंपनी है ना, हाँ, हाँ, उसके साथ डील होने वाला था, हाँ, वो हो जाता तो शेयर अच्छा होता, इतना तो नहीं होता। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले यार वो डील तो आज तक नहीं हुई। मतलब उनके ओनर तक को नहीं पता था कि इतना ऊपर जाएगा। पेज इंडस्ट्री का जो मालिक, जॉकी जो बनाते हैं, जॉकी के मालिक ने खुद 7 साल बाद अपने 10% शेयर बेच दिए। अगर उसने नहीं बेचा तो उसके पास 4,000 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा होते। तो खुद सोचो, कंपनी के ओनर को नहीं पता था तो आपको कहां से पता चल रहा है? फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं आप लंबे अवधि तक बैठोगे, हाँ बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, हाँ, लंबे अवधि तक बैठोगे। सब लोग ये कहानी बताते हैं ना, बहुत पैसा बनता है। अब मैं सच्चाई भी तो बताना जरूरी है। आपको मैं बता देता हूँ कि आज से अगर 20 साल पहले आपने आरकॉम में पैसा डाला होता, रिलायंस पावर पे पैसा डाला होता, या फिर अगर आपने यूनिटेक पे पैसा डाला होता, हिमाद्री के पुराने वाले पे अगर पैसा डाला होता, तो आज अगर आपने 20 साल पहले उस पर 10 लाख रुपए डाले होते तो आज आपके अकाउंट में 100 रुपए होते। ये तो कोई बता ही नहीं रहा। ये कोई बता ही नहीं रहा कि 5,000 शेयर में से हर साल कितने सारे शेयर डील लिस्ट हो जाते हैं। कोई ये बता ही नहीं रहा कि निफ्टी 500 एक होता है इंडेक्स, 500, 50 नहीं 500, जिसमें टॉप 500 कंपनी होती है। किसी को जाके ये बताओ कि भाई निफ्टी 500 में ऑन एन एवरेज हर साल 50 कंपनियां चर्न होती हैं, रिप्लेस होती हैं, आगे पीछे नीचे निकल जाती है वहां से। इसका मतलब 10 साल में पूरा इंडेक्स बदल रहा है। समझ रहे हो? 50,000 ही एक साल में, तो 10 साल में 10 × 50 500। तो अगर आप देख के वही कंपनी भी खुद से खरीद रहे हो, इसकी गारंटी नहीं है वो बचेगा। तो ये कोई नहीं बताएगा। बस वो भाई अगर तुमने अभी वो एक सबसे ज्यादा कहानी क्या चलती है, और सबसे ज्यादा बेवकूफ लोगों को इसी कहानी ने बनाया हुआ है कि आज से 30 साल पहले एक गांव के लड़के ने 10,000 रुपए के विप्रो के शेयर्स ले लिए थे और उसने 700 करोड़ रुपए बना लिए। किसी ने ये चीज बताई नहीं कि भाई वो इमोशनल वैल्यू के कारण उसके साथ अटैच था, क्योंकि अजीम प्रेम जी ने उनके गांव पे बहुत बड़ा उपकार किया हुआ था। तो वो इसलिए नहीं बेचना चाहते थे, इसलिए नहीं कि उनको पता था कि वो 700 करोड़ हो जाएगा। वो तो उसको भी नहीं पता था, अजीम प्रेम जी को भी नहीं पता था। अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन, उनको एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया 2000-2001 में, जब उनकी शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ गई थी, वो टॉप 3 रिचेस्ट में आ गए थे। बोले सर आपने ये कैसे कर लिया? बोले सच बताओ मुझे भी नहीं पता इतना कैसे हो गया। बोले आप ये सर ओवरनाइट सेंसेशन कैसे बन गए? बोले ओवरनाइट सेंसेशन बनने के लिए मेरे को 15 साल बिना छुट्टी लिए 18 घंटे काम करना पड़ा, तब मैं ओवरनाइट सेंसेशन बना। तो पॉइंट है कि हम लोग आधी आधी कहानी समझ रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग बोल रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी ने 50,000 करोड़ रुपए 5,000 से बना लिए। ये कौन बताएगा कि 1980s में 8 लाख रुपए का कर्जा लोन उनके भाई के क्लाइंट ने इनको दिया था। 80s में 8 लाख, आज भी 8 लाख देने से पहले बैंक पूरे क्या क्या ना क्या ले जाती है। तो 80s का 8 लाख मतलब करीब करीब 8-10 करोड़ रुपए उनको लोन उन्होंने लिया था। ये तो कोई बताता नहीं है। ये कोई क्यों नहीं बताता कि भैया जब वहां पर बजट आ रहा था जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया था, उन्होंने 2 करोड़ रुपए जो पूरी अपनी नेटवर्थ थी पूरी रिस्क पे लगा दी थी उस समय पे, और तभी वो रातों रात वो 2 करोड़ रुपए 50 करोड़ बन गए। पर ये सोचो, ये मतलब इतिहास की एक खासियत है, जिगरा। और दूसरी चीज है ना, इतिहास की खास बात यह है कि वो जो 100 लोग फेल हो रहे हैं ना, उसकी कोई बात नहीं करता। वो 100 में से एक जन जो निकल जाता है ना, सब उसी की मिसालें दे रहे हैं। तो ये भी देखो 99 लोग का घर बर्बाद भी हुआ है। पॉइंट मेरा सिंपल सा है, जिगरा चाहिए, फोकस खुद पे चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए अपने को, अपना नॉलेज बढ़ाना, अपना एक्टिव इनकम बढ़ाना है। राकेश झुनझुनवाला शायद इसलिए रिस्क ले पा रहे थे क्योंकि ब्रोकरेज का उनका बिजनेस भी था। तो आपके पास ये सारी चीजें हों, बैकअप जिसको बैकअप है, तो आप रिस्क लो। अब बिना बैकअप के आप रिस्क लेने बैठ जाते हो, भाई सब कुछ लगा दिया। अरे भैया महाभारत थोड़ी चल रही है कि भैया जुए में सब कुछ लगा दिया। सही बात है। शेयर मार्केट को लोगों ने महाभारत बना दिया है। कौन थे जिन्होंने लगाया था अपना दुर्योधन नहीं, अपने युधिष्ठिर जी ने। तो शेयर मार्केट को लोगों ने महाभारत बना दिया। वहां पर युधिष्ठिर जी अपना पूरा संपत्ति से लेके बीवी से लेके सब कुछ लगा देते हैं। शेयर बाजार में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उधार ले लिया, दोस्तों से ले लिया, सब कुछ लगा दिया, उसके बाद बर्बाद हो गए। गट फीलिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको खेलना है खेलो। देखो जुआ खेलना है तो या तो लास वेगस चले जाओ, या तो गोवा चले जाओ, या तो फिर आप शेयर मार्केट में करो। लेकिन जुआ उतने की ही खेलो ना, अगर खेलना भी है, जितना आप अफोर्ड कर सको, जो आपकी लाइफस्टाइल को इफेक्ट ना करे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्या फायदा है यार, सत्येंद्र भाई बताओ, इतने परिवार लोग हैं जो देख रहे हैं इस चीज को, सच बताना, बिकॉज आई फील ऑन दिस थिंग। कोई बोलेगा मैंने 1 करोड़ नुकसान कर दिया, ठीक है, मेरे को उससे कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हारी संपत्ति 10 करोड़ की है, टेक्निकली 10% गया ना, ओके, सिंपल है। यार
1920 या 2021 में मैंने खुद 70 लाख निपटाया। बट ये बात है कि वो परसेंटेज वाइज बहुत कम है, टोटल नेटवर्थ के परसेंटेज वाइज वो मिनिस्क्यूल है, तो मेरे को वो असर नहीं होगा। लेकिन वही 70 लाख एक नौकरी वाले को बोलो, जो जिसका जीवन भर का लक्ष्य ही है कि मैं टोटल 70 लाख कमाऊं, उसको लगेगा ना भाई 70 लाख गंवाने के लिए भी 70 लाख की औकात चाहिए, विदाउट लोन विदाउट बोरिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मेरा छोड़ो, दीपक भाई हमारे एक ट्रेडर आप जानते होंगे, दीपक वाधवा खुद पॉडकास्ट में आके बोलते हैं कि भाई मैंने 2 करोड़ रुपए ट्रेडिंग से गंवाए हैं। अब जाके देखो, पर वो 2 करोड़ गंवाने का भी जिगरा चाहिए और प्लस उतना होना भी तो चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के अकाउंट में 50,000 रुपए वो लोन और क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए लेके जाएंगे, और वो 2 लाख तो भाई तुम्हारे 2 लाख जो तुमने डुबा दिए, तुम और ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हारी आमदनी 50,000 है, जिसमें से 30,000 तुम्हारे रोज के खर्चे हैं, महीने भर के खर्चे हैं, घर का खर्चा है। तुम तो डूब गए ना डेट साइकिल में। अब जीवन भर उसमें जब तक नहीं निकल पाओगे तुम डेट साइकिल में हो। पॉइंट है हमेशा परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो अपने रिस्क को, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सा है, आप ये सोचो कि अगर मुकेश अंबानी 8 करोड़ रुपए रोज खर्च करते हैं तो भी उनको 320 साल लगेंगे सारा पैसा उड़ाने में। 8 करोड़ रुपए अगर रोज खर्च करते हैं 320 साल लगेंगे करने में। अब इसको इस हिसाब से सोचो, मुकेश अंबानी का अगर मैं कहता हूं कि मैं मुकेश अंबानी ने हुहुदा में अपना अकाउंट बनाया और कल 1 करोड़ रुपए उड़ा दिए, उसको फर्क पड़ेगा? उसके लिए ऐसा हो गया कि 2 रुपए का सिक्का गिर गया, करेक्ट? बिल्कुल। बट वहीं पर आपका कोई ऑडियंस हो, बोलेगा मैंने 1 लाख रुपए जो नौकरी कर रहा है, उसके लिए बड़ी चीज है भाई, परसेंटेज वाइज पूरे साल की सेविंग है। एग्जैक्टली। मुकेश अंबानी जब 6,000 करोड़ रुपए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी पे लगा रहा है, तो वो उसके नेटवर्थ का 2% हो रहा है। और हमारे लोग शादी जब कर रहे हैं तो 50% अपनी संपत्ति का पूरा लगा दे रहे हैं और लोन अलग से ले जा रहे हैं। हाँ। दिल्ली में आपको सब अभी पता है ना, अक्टूबर से दिसंबर हमारे देश में रिकॉर्ड नंबर ऑफ शादियां हो रही हैं, 40 लाख शादियां हो रही हैं। हाँ। ठीक है, और कितने का खर्चा हो रहा है? 40,000 करोड़। और हमारा देश गरीबों का देश है। कहां ये 40,000 करोड़ कहां से आ रहे हैं? कर्जा, लोन, जमीनें जो पुश्तैनी जमीनें बेची जा रही हैं, एफडीआं तोड़वाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई पड़ोस के शर्मा जी ने 30 लाख की शादी कराई है, हमारी 35 की तो होनी चाहिए। दुग्गल साहब ने तो भैया दहेज में स्कॉर्पियो दी थी, हमको तो BMW देनी पड़ेगी। इस कंपैरिजन के चक्कर में बर्बाद हो गए। अरे भाई अगर शोशाबाजी भी करनी है, बढ़िया अपने गांव में जाओ, 5-6 लाख में शादी कर लो, और सामने वाले के पास ज्यादा पैसा है ना तो बोल दो दोनों घर वाले कि भैया वो 20 लाख हमें दे दो, पति पत्नी जाओ वर्ल्ड टूर मार दो भाई। इतनी वो एक्सपीरियंस और वो जो बॉन्डिंग बन जाएगी, वो इस शोशाबाजी से लाख गुना बेटर है। आप समझ रहे हो? क्योंकि शोशाबाजी के चक्कर में होता क्या है, बेचारा लड़का लड़की स्टेज पे खड़े रहते हैं, जबरदस्ती का उनको हंसना पड़ता है, लड़की को 200 गुना मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि दिखाना पड़ेगा, सारी आंटियां ने तो जज कर लेंगी, मौसी फूफा लोग तो जज कर लेंगे, वो भी वाटरप्रूफ, वो हाँ बिल्कुल। दिन भर खड़े रहो, हे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लिफाफे में आपको वो 500 का नोट ही देने वाले हैं, खा के वो 2,000 का जाने वाले हैं, 3 प्लेट गिराने वाले, चिंटू मिंटू उनके साथ में आ जाने हैं। परेशान वो ना, आप परेशान हो गए। आपके लड़के के दिमाग में तो क्या चल रहा है? हनीमून से पहले वो बस ये सोच रहा है, साला 20 लाख का खर्चा हो गया, 15 दिन की छुट्टी लगाई है, जाके प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। लड़कों के दिमाग में, लड़का बस वो सिर्फ हनीमून नाइट के लिए खुश है, उसमें बेचारा स्टेज में इतना थक गया है लॉजिकली। हाँ मतलब आप सोचो, वो भी वो तो यार पॉइंट है कि, बट वही ये प्रथा है। कुछ लोग अभी इसमें भी कमेंट करेंगे, अरे भाई हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा। अरे भाई अपने आप से पूछो, सही में वो चीजें तुमको खुशी दे रही है, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हो? जब भी आप दूसरों को खुश करने के लिए कोई चीज करोगे तो आप अंदर से सबसे ज्यादा दुखी होगे। पहले अपनी खुशी देखो, फिर अपने परिवार की भी खुशी देखो, माता पिता की खुशी देखो, बच्चों की खुशी देखो, बीवी की खुशी देखो, बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी है उसकी खुशी देखो, फिर सोचो भाई आस पड़ोस का क्या है। तो भाई पैसा बनाने के इतने ज़्यादा तरीके बता दिए, और मेरे को लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी SIP को लेके भी, एक्टिव पैसिव इनकम को लेके भी, और अपनी लाइफ को लेकर भी बहुत सी चीज़ें। आज अपन ने बहुत गहराइयों वाली बात कर ली है। वैसे लोगों को पसंद आएगा तो अपन अगले बार भी थोड़ी और गहराइयों में जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि भाई आजकल बहुत स्पिरिचुअल हुए जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से ना भाई क्या पता भाई अडेप्टेशन में अपन ये भी हो जाए धीरे धीरे। नहीं, आपकी ऑरेटरी स्किल्स इतनी अच्छी है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि उस पे भी अपन फिर पॉडकास्ट करेंगे अगर लोगों का डिमांड होगा, है ना। और अभी से नहीं, मैं स्पिरिचुअल पहले से था, अब चीजें सीख रहे हैं ना यार, अपन समझ रहे हैं। नहीं, अब वो आपकी बातों में झलक साफ नजर आती है, बिल्कुल क्लैरिटी दिखती है चीजों को लेकर, तो बड़ा अच्छा लगता है।
तो भाई ने आज इतने दिनों बाद हमें समय मिला साथ बैठने का, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यार मजा बहुत बहुत आया। धन्यवाद। और दोस्तों आपको भी अगर भाई के साथ लगता है कि मुझे तीसरा पॉडकास्ट या और भी आने वाले पॉडकास्ट शूट करने चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में तरक्की पाओ, ऐसे ही खिलते बस रहो। अब भाइयों का प्यार रहेगा तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल हाँ, थैंक यू भाई।